आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपक शर्मा, दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज ये 57वां वेबिनार है। लॉकडाउन के बाद जब वेबिनार करने का सिलसिला शुरू हुआ, तभी से दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन लगातार वेबिनार्स करता आ रहा है। और इस सब के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद, क्योंकि आप सभी लोग हमारे साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़े रहे। आज जो लोग नए हैं, मैं उन लोगों को बताता हूँ कि दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन 1932 में डॉक्टर युद्धवीर सिंह सर द्वारा बनाई गई थी। डॉक्टर युद्धवीर सिंह सर द्वारा दिल्ली में दिल्ली होम्योपैथिक बोर्ड जो है, उसका भी फाउंडेशन उन्होंने किया था। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी और नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का भी फाउंडेशन उन्होंने किया था। तो मुझे गर्व है कि मैं इसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज हमारे साथ सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ अपने प्रेसिडेंट सर का, डॉक्टर युधिष्ठिर सिंह सर का, और उनसे मीटिंग शुरू करने की इजाज़त चाहता हूँ। डॉक्टर वाई सिंह सर। सबसे पहले मेरा नमस्कार आज के सभी उपस्थित सदस्यों को। दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के पैटर्न डॉक्टर बीपी सिंह, आज के हमारे स्पीकर डॉक्टर आर कांत, एग्जीक्यूटिव कमेटी के सारे सदस्य और होम्योपैथी के डीएचएमए के सभी सदस्य, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज एक मंथली मीटिंग है और 57वीं वेबिनार है हमारी लॉकडाउन की। एक पिछली मीटिंग में मैंने बताया था कि हमारे एक मेंबर, एग्जीक्यूटिव मेंबर डॉक्टर सुनील कुमार, जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे, उन्होंने किसी कारणवश अपने काम करने में असमर्थता व्यक्त की थी, तो उनका रिजाइन एक्सेप्ट करके और उनकी जगह पर पिछली हमारी एग्जीक्यूटिव मीटिंग में डॉक्टर साक्षी गुप्ता को ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बनाया गया है। और पिछली मीटिंग में हमने ये भी डिसाइड किया था, एग्जीक्यूटिव मीटिंग में, कि फिजिकल मीटिंग शुरू की जाए। तो उसमें हम लाइब्रेरी गए थे, लेकिन अभी लाइब्रेरी वाले फिजिकल मीटिंग के लिए हमें लाइब्रेरी देने के लिए राजी नहीं है, लेकिन हमारी बातचीत चल रही है। जैसे ही वो राजी हो जाएंगे, हमारी फिजिकल मीटिंग शुरू हो जाएंगी। और मैं अपने सदस्यों से भी कहता हूँ, ये तो कोई अप्रोप्रिएट कोई जगह ऐसी हो जहाँ हम मीटिंग कर सकें, तो वो कृपया डॉक्टर दीपक शर्मा को या हमारे किसी भी एग्जीक्यूटिव मेंबर को बता दें, तो मीटिंग शुरू कर देंगे। बाकी मैं एक बार फिर डॉक्टर आर कांत का स्वागत करता हूँ। नमस्कार सर। आज का उनका टॉपिक है सेफ्टी इश्यू इन होम्योपैथिक प्रिपरेशन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि होम्योपैथिक प्रिपरेशन में कहाँ कहाँ दिक्कतें आती हैं, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, वो इस पर पूरी तरह से प्रकाश डालेंगे। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। आप सभी लोग मेंबर जो भी हमारे साथ नए हैं, उन लोगों को बता दूं कि दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन लगातार 1932 से सीएमई, होम्योपैथी के लिए कैंप्स, हेल्थ कैंप्स और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी करता रहा जिससे होम्योपैथी को बढ़ावा मिले और होम्योपैथी के लिए काम करने में निरंतर प्रयासरत है। आज जब हम वेबिनार की बात करते हैं, तो हम लोग ऑनलाइन सभी लोग एक साथ हैं। लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सिखाया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद उसमें नुकसान भी उठा गए हैं, लेकिन फ़ायदे भी बहुत हुए हैं। जहाँ तक अभी सर ने, हमारे प्रेसिडेंट सर ने बताया कि जो फिजिकल सीएमईज हैं, तो अभी सब लोगों को बता दूं कि 1932 से लास्ट संडे ऑफ द मंथ को हमेशा 3 बजे से 5 बजे तक हम लोग दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में मिलते थे और एक फिजिकल सीएमई करते थे। लेकिन लॉकडाउन के दौरान ये सब बंद रहा। हालांकि अभी भी गवर्नमेंट्स की जो गाइडलाइन है, वो अभी भी सीएमई करने की इजाज़त नहीं देती हैं। लेकिन हाँ, जैसे ही शुरू हो जाएंगी तो हम लोग आपको सबको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। इसमें मैं, हमारे प्रेसिडेंट सर, हमारे पैटर्न सर और बाकी सब सहयोगी लगे हुए हैं। जैसी गवर्नमेंट की गाइडलाइन ओपन होंगी, हम आपको सबको इन्फॉर्म करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन से जुड़ें। जुड़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.dhma.in पर जाएं, बिकम ए मेंबर वाला ऑप्शन चूज करें और सिंपल से स्टेप्स हैं, आप फॉलो करिए। कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे 9711153617 पर व्हाट्सअप करें और मुझे व्हाट्सअप या कॉल जो चाहे वो कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी तरह से सहायता करूँगा। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कांत सर आपका। डॉक्टर कांत सर के बारे में मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर आर कांत मुझे 2019 में मैंने इनको सबसे पहले जाना अच्छी तरह से, जब इन्होंने मेरे को एक कंसेप्ट बताया कि डॉक्टर साहब, हम एक प्रोग्राम करना चाहते हैं जो रन फॉर होम्योपैथी हो। तो हमने ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया दिल्ली के बिल्कुल सेंटर में, और इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज करा। और ये एक ऐसा कंसेप्ट था जिसमें हम सब लोगों ने होम्योपैथी के लिए एक अच्छी सी दौड़ लगाई थी।
और ये कंसेप्ट जब मैंने डॉक्टर कांत से सुना था तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि होम्योपैथी क्लिनिक बिल्कुल नई चीज़ है, इनोवेटिव है। और हम आप लोगों को ये बता दें कि 2020 में हम लोग इसका सेकंड वर्जन भी करने वाले थे, लेकिन जैसे कि लॉकडाउन हो गया था, गवर्नमेंट की परमिशन नहीं थी, वरना ये प्रोग्राम और भी बड़ा होता। हम लोग इसके लिए भी 2021 में भी प्रयासरत रहे और अभी हमने पिछले 15 दिन पहले कुछ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग करी, लेकिन आप सब लोगों को बता दूं गवर्नमेंट ने अभी भी वो सब गाइडलाइन ओपन नहीं करी हैं, तो शायद 2021 में हम ना कर पाएँ। लेकिन हाँ, जो 2022 की हम लोग अभी से तैयारी में जुटे हुए हैं। तो ये रन फॉर होम्योपैथी एक ऐसा प्रोग्राम था जिसने होम्योपैथी को एक नया आयाम दिया, और ये कंसेप्ट डॉक्टर आरकान सर का था। और हम आपके लिए रन फॉर होम्योपैथी भी बहुत जल्दी लेकर के आएंगे। डीएचएम का उसमें बहुत पूरा सहयोग था और हमेशा आगे भी बना रहेगा। सभी लोग साथ में रहेंगे और आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब हम 2022 में हम जब दौड़ेंगे तो और अच्छे से दौड़ेंगे और इस प्रोग्राम को और भी अच्छा सा बनाएंगे। तो डॉक्टर कांत के बारे में बता दूं कि डॉक्टर कांत सर जो हैं वो सिंपैथी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, और कांत सर मेरे लिए एक आदर्श हैं होम्योपैथी की कुछ चीज़ों को लेकर के। ये अभी भी होम्योपैथिक फार्मेसी के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और जो एक्चुअल आज की नीड है होम्योपैथी की, आप सभी लोग जो भी हमारे साथ फेसबुक पे इस शो को देख रहे हैं उन सब के लिए बता दूं कि ये हमारा प्रोग्राम बिल्कुल एजुकेशनल पर्पज से है। हमारा कोई प्रैक्टिकल अप्रोच है, हम किसी भी तरीके का कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं कर रहे हैं। और अगर ऐसी कोई बात आती है तो प्लीज़ हमसे पहले बात करें, या हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें लिखें। कोई भी आपको ऐसा टॉपिक लगता है या ऐसा कोई पॉइंट लगता है जिसमें आपको थोड़ी नकारात्मक या कोई भी बात लगती है तो प्लीज़ हमें इन्फॉर्म करें। हमारा ऐसा कोई भी इशू नहीं है कि हम किसी जनरल पब्लिक को हर्ट करें। डॉक्टर कांत सर अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है। इन्होंने थायराइड फॉर मिशन इंडिया के लिए कैंपेन किया 2012 में। इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 8 चैरिटेबल क्लिनिक्स इन सीएसआर प्रोजेक्ट फॉर सिंपैथी ऑर्गेनाइजेशन, वर्क फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड वेक्टर बॉर्न डिजीजेज लाइक चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया एटसेट्रा, एंड अरेंज मैनी कैंप्स फॉर दैट। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाते हैं, कुछ सीसीआरएच से संबंधित हैं, और रिसर्च प्रोग्राम में तो इनका अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल है। इनका जो इंस्टीट्यूट है, हालांकि मैं चाहता हूँ कि सर उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे बाद में, लेकिन सर के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी हैं। अगर मैं सारी चीज़ें पढ़ता रहूँगा तो शायद पूरा जो लेक्चर है वो इसी में ख़त्म हो जाएगा। फिर भी छोटी-छोटी चीज़ें हैं। ये एडिटोरियल बोर्ड के मेंबर हैं एडवांसमेंट इन होम्योपैथिक रिसर्च के, एडिटोरियल बोर्ड मेंबर हैं हेल्थ साइंसेज के, साउथ दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के मेंबर हैं, फरीदाबाद होम्योपैथिक एसोसिएशन फरीदाबाद के भी मेंबर हैं, और मैं चाहता हूँ कि दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के भी मेंबर हो जाएँ। तो बहुत-बहुत स्वागत है डॉक्टर आरकान सर। मैं चाहता हूँ कि बिना किसी देरी के हम लोग अपना जो आज का एजुकेशन प्रोग्राम है वो शुरू करें। एक बात और रह गई सर, सभी लोगों को मैं बता दूं कि 2020 में जो सीएमई ली थी लास्ट संडे ऑफ द मंथ की, वो भी डॉक्टर आरकांत की हुई थी, और आज पूरे 1 साल बाद हम डॉक्टर आरकांत सर को फिर से सुन रहे हैं फार्मेसी के लिए। सो सर बहुत बहुत स्वागत है पूरी दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से और बाकी सभी मेंबर्स की तरफ से। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर दीपक। नमस्कार। नमस्कार सर। दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के रीड डॉक्टर बीपी सिंह सर, डॉक्टर युधिष्ठिर सिंह सर और डॉक्टर दीपक, डॉक्टर श्वेता सिंह एंड जो भी टीम मेंबर्स हैं दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के, उनका डॉक्टर कांत की तरफ से आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आपने मेरे को आज मौका दिया कुछ ऐसे इश्यूज पे बोलने के लिए जो कि बहुत शुरू से ही ये केयरलेस टॉपिक रहा और इस पर बहुत कम लोगों का ध्यान रहा, और इस पर आज हमको बोलने का अवसर मिला है और दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ने इसको इस अवसर को दिया है। तो आप सभी टीम मेंबर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बिना लेट लतीफ़ी के हम लोग अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और इस टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं कि सेफ्टी इश्यूज इन होम्योपैथिक प्रिपरेशन में क्या क्या सेफ्टी मेजर्स को हम लोगों को देखना है, वो वन बाय वन थोड़ा सा हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स भी होंगे जिस पर हम सभी का ध्यान नहीं गया होगा या किसी का ध्यान गया होगा, तो उसमें हमको थोड़ा सा सजेशन भी दे सकते हैं कि हाँ ये टॉपिक भी इसमें हो सकता था या ये चीज़ भी उसमें ऐड की जा सकती है इन फ्यूचर। तो हम उसको जरूर केयर करेंगे और उसमें आगे से उसका ध्यान रख के उस पर भी बात करेंगे। तो
safety issues in homeopathic preparation. सबसे पहले मैं बात करूंगा कि होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स का पहले ग्लोबल मार्केट क्या है। ये थोड़ा सा टॉपिक से हटके जरूर है अभी, लेकिन थोड़ा सा इंट्रो पार्ट के लिए बहुत आवश्यक है कि ग्लोबल मार्केट को बिना जाने हम इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाएंगे। तो ग्लोबल मार्केट होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स का क्या है वो थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। ग्लोबल होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स मार्केट का एक सर्वे आया था जो कि 2017 में 5.39 बिलियन यूएस डॉलर का था। और उसको जिस हिसाब से होम्योपैथिक प्रोडक्ट का ग्रोइंग हो रहा है उसमें उन्होंने एक उम्मीद जताई थी कि 2024 तक 15.98 बिलियन यूएस डॉलर का हो जाएगा। और 2024 तो अभी आया नहीं है, लेकिन 2018 टू 2020 के बीच का जो ग्रोइंग रेशियो है वो 16.80% का हो गया है होम्योपैथिक प्रोडक्ट का। तो ये तो हम लोगों के लिए निश्चित रूप से एक खुशी की बात है कि हमारा ग्रोथ कितना हो रहा है और होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स का ग्रोथ कितना हो रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन इस प्रोडक्ट के ग्रोथ के साथ साथ में हमको लोगों को और भी चीजों की ध्यान देने की जरूरत है जो एक तरफ से ग्रो हो रहा है और दूसरी तरीके से हम लोग यदि उसके स्टैंडर्डाइजेशन को मेंटेन नहीं करेंगे तो शायद इस सिस्टम में जो हेल्थ सिस्टम से जुड़ी हुई पैथीज हैं उसके साथ हम लोग कॉम्पिटिशन में नहीं बीट कर पाएंगे और उसके कॉम्पिटेटिवली हम लोग कहीं खड़े नहीं हो पाएंगे। तो ग्रो होना अच्छी बात है, लेकिन ग्रो के साथ साथ में अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना भी एक वजह है जिसको हम लोगों को करना पड़ेगा, जिसकी हम लोग नहीं कभी कभी ध्यान नहीं देते हैं और उसके स्टैंडर्डाइजेशन पे हम लोग केयर नहीं करते हैं। लेकिन ये आज का जो टॉपिक है इसी स्टैंडर्डाइजेशन की बात कर रहे हैं और सेफ्टी इश्यूज पे बात कर रहे हैं कि सेफ्टी इश्यूज को कैसे मेंटेन रख करके अपने स्टैंडर्डाइजेशन को मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात हम इसमें करेंगे व्हाई सेफ्टी इश्यूज इज नेसेसरी। पहला स्लाइड मेरा है व्हाई सेफ्टी इश्यूज। हम लोग क्यों सेफ्टी इश्यूज पे बात करें, तो मुख्यतः इसमें जो बातें हैं वो 4 चीजें हैं। इस पे पहला है कि होम्योपैथ्स आर, ये सच्चाई कड़वा है, लेकिन ये आप लोगों को समझना पड़ेगा कि क्वालिटी ऑफ होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स केवल होम्योपैथिक मेडिसिन लिख लेना और प्रिस्क्रिप्शन दे देना और उससे पेशेंट ठीक हो रहा है तो कितना % ठीक हो रहा है और हमको इससे कितना रिजल्ट अच्छा मिल सकता है, इन सब चीज़ों पे भी हम लोगों को सोचना पड़ेगा। और इन सब चीज़ों पर सोचने के लिए हम लोगों को क्वालिटी को देखने के लिए हम लोगों को फार्मास्यूटिक्स का नॉलेज बहुत जरूरी होगा। और इस फार्मास्यूटिक्स के नॉलेज, साउंड नॉलेज को हम सिर्फ जो BHMS में पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा और ऊपर की बात करनी पड़ेगी और ऊपर की चीजों को हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो एक तो साउंड नॉलेज और फार्मास्यूटिक्स की जरूरत है, को पर केयर करने की जरूरत है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। हम लोग 5.5 साल 6 साल कोई भी होम्योपैथी पढ़ाई करके आता है और बहुत मेहनत के साथ एक पेशेंट पे घंटों लगा करके किसी मेडिसिन को रिप्रोडाइज करता है और उस मेडिसिन की क्वालिटी यदि अच्छी नहीं हो तो वो सारा एक्सरसाइज आपका बेकार चला जाता है। तो क्वालिटी ऑफ होम्योपैथिक प्रोडक्ट और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा होना ही चाहिए। विदाउट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट यू कैन नॉट गेट द रिजल्ट फ्रॉम द पेशेंट। तो ये चीज आपको इस पर ये बहुत केयर करने की जरूरत है, जिसकी वजह से हम लोग आज सेफ्टी इश्यूज पे बात कर रहे हैं। दूसरा जो कारण है वो सेल्फ मेडिकेशन का कारण है, जो पब्लिक में बहुत जनरली कोई भी पब्लिक आके स्टोर पे बोलता है मेरे को ये दवाई दे दो, मेरे को खानी है। उसको मालूम ही नहीं है कि उस मेडिसिन का क्या एडवर्स रिजल्ट हो सकता है और कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, क्या लेना चाहिए, उसको कुछ मालूम नहीं है। उसको ये मालूम है कि साइड इफेक्ट्स नहीं होता होम्योपैथी का और वो सेल्फ मेडिकेशन करना शुरू करता है। होम्योपैथिक स्टोर्स वाले भी इस चीज को केयर नहीं करते और कई बारी they cannot differ what are the difference between the sulfur iode and sulfur, what they cannot differ between the arsenic iode and arsenic album। तो ये कभी पेशेंट लेके आर्सेनिक आयोड की जरूरत के लिए आता है और उसके पास आर्सेनिक आयोड नहीं तो आर्सेनिक एल्बम दे देता है, या उसको मालूम नहीं है तो आर्सेनिक एल्बम ही दे देता है। कई बार ऐसा भी देखा गया कि पोटेंसी 30 पोटेंसी नहीं है तो उसको 200 दे दी जाती है और लेबल लगा के 30 दे दिया जाता है। तो ये सब सारी इनकॉम्पेटिबिलिटीज होम्योपैथिक मार्केट में है।
हम एक तरह से ग्रो कर रहे हैं और दूसरी तरीके से ये सब सारी चीजें भी हो रही हैं, पैरेलली ये सब सारी चीजें हो रही हैं, तो इस पर भी क्लियर करने की हम लोगों को जरूरत है। तीसरा क्वैक तो है ही, तो ये तीन चीजें सेल्फ मेडिकेशन में हैं, होम्योपैथी के स्टोर के द्वारा, पब्लिक के द्वारा और क्वैक के द्वारा। और इसमें जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड होते हैं लोग, जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड लोग होते हैं वो एल्डरली लोग होते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं और चिल्ड्रन। तो इस पे सेफ्टी इश्यूज पे हम लोग वन बाय वन हम लोग आगे के स्लाइड में बात करेंगे, लेकिन ये मुख्य रूप से ये 4 चीजें हैं जिस पर कि हम लोगों को ध्यान देना आवश्यक है। 2 चीजें मैंने बता दी, तीसरी चीजें हैं फेल्योर टू अप्लाई जीएमपी। जीएमपी सर्टिफिकेट तो सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लिए हैं, लेकिन क्या सभी लोग जीएमपी को मेंटेन करते हैं, ऑनेस्टली मेंटेन करते हैं? शायद वो तो जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वही बता पाएंगे, लेकिन यदि जीएमपी जो लोग मेंटेन करते हैं उनके निश्चित रूप से उसके उनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं। जो लोग नहीं करते हैं वो उनके प्रोडक्ट्स उनको भी मालूम है कि कितना इफेक्टिव होता है। लेकिन ये हम लोगों को ये जानना जरूरत है कि कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आता है, तो आपको ये बीइंग ए होम्योपैथ आपको पूछना चाहिए कि क्या आपकी कंपनी जीएमपी सर्टिफाइड है, और जीएमपी सर्टिफाइड है तो उसकी चीजों की क्वालिटी पे हम बात करेंगे। अदरवाइज जीएमपी सर्टिफाइड नहीं है तो उस पर हम बात ही नहीं करेंगे, तो उसकी क्वालिटी का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो ये चीजें हम लोगों को थोड़ा सा क्लियर करने की जरूरत है, ताकि जो फेलियर जीएमपी में फेलियर होगा या उसके नॉर्म्स को मेंटेन नहीं करेगा, तो वो हैजार्डस कंडीशन को क्रिएट करेगा और सेफ्टी इश्यूज पे हम लोगों को अनफॉर्चुनेटली जो होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल ट्रेड में जो लोग हैं वो एक्सपीरियंस्ड पीपल हैं। पहले इसका कोई एजुकेशन नहीं था, पहले लोग ट्रेंड एक्सपीरियंस के एक ने दूसरे को सिखाया, दूसरे ने तीसरे को सिखाया, तो ऐसे एक्सपीरियंस बेस्ड होते गए। और होम्योपैथिक स्टोर्स भी जो खुले वो एक्सपीरियंस के आधार पे ही खुले, और जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो लोग बनाने वाले, मेडिसिन बनाने वाले आए, वो भी एक्सपीरियंस बेस्ड ही है। और मजे की बात देखिए कि जो एक्सपीरियंस्ड पीपल हैं उनको कंट्रोल करने के लिए आपके पास कोई भी होम्योपैथ एनालिटिकल केमिस्ट होता है। तो एनालिटिकल केमिस्ट जो होता है वो केमिस्ट की पावर ये होती है कि सारा बैच नंबर वगैरह सारा कुछ वही डिसाइड करता है और सारी चीजों को पूरी मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करता है। तो ये जानकर हैरानी होगी आप लोगों को कि होम्योपैथिक प्रोडक्ट को देखने के लिए, होम्योपैथिक प्रोडक्ट को मॉनिटर करने के लिए बी फार्मा और डी फार्मा ही 98% है। सिर्फ 2% ही होम्योपैथी के जो अप्रूव्ड केमिस्ट हैं वो पूरे हिंदुस्तान में 2% ही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति को होम्योपैथी का कुछ ज्ञान नहीं है, होम्योपैथी का कुछ एथिक्स नहीं मालूम है, होम्योपैथी के बेस नहीं मालूम है, वो व्यक्ति आपकी होम्योपैथिक मेडिसिन को बनवा रहा है और वो आपको मार्केट में दे रहा है और आप ही उसको यूज कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना ऑथेंटिक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं वो 100% गलत ही हो सकता है, लेकिन ऑथेंटिक कितना है उस पर बात करने की आवश्यकता है, और सेफ्टी इश्यूज के, सेफ्टी मेजर्स के हिसाब से वो कितना फिट है इस पर बात करने की जरूरत है। तो एक तो ये हुआ कि एक्सपीरियंस पीपल होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल ट्रेड में है, और दूसरा उनको जो कंट्रोल करने वाला है वो भी होम्योपैथिक ट्रेंड नहीं है और बी फार्मा और कन्वेंशनल मेडिसिन से ट्रेंड है और होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रोडक्शन कर रहा है। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है जिसपे हम लोग सेफ्टी इश्यूज को देखते हैं कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से हम सेफ्टी नहीं मेंटेन कर पा रहे। तो ये 4 मुख्य रूप से इसमें 4 टॉपिक्स और 4 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से सेफ्टी इश्यूज पे बात करने की जरूरत है और सेफ्टी इश्यूज पे हम लोग को केयर करने की जरूरत है। नेक्स्ट स्लाइड है मेरा केयरफुल पॉइंट्स और सेफ्टी इश्यूज। कौन कौन से केयरफुल पॉइंट्स हैं जिसको हम लोगों को ध्यान देना चाहिए बीइंग होम्योपैथ्स। देखिए पहला टॉपिक है इसमें, हाई पोटेंसी इज हाईली डाइल्यूटेड दैट मे नॉट एक्टिव इन द बायोकेमिकल सेंस। ये बहुत बड़ा पॉइंट है जिसपे पूरी दुनिया लगी हुई है कि कैसे हम लोग हाईली डाइल्यूटेड पोटेंसीज को हम लोग ये साबित करें कि नहीं इसमें मटेरियल डोज है और इसमें मेडिसिन है। अभी हम लोग पूरा विश्व ये मानता है, इसी वजह से जो हाईली डाइल्यूटेड मटेरियल है तो इसी वजह से मानता है कि नहीं इसमें तो कोई मेडिसिन ही नहीं है। ये इसलिए मानते हैं ये लोग क्योंकि ड्यू टू द एबव एवोगाड्रोस नंबर है। ये एबव एवोगाड्रोस नंबर का मतलब कि जहां तक हम मॉलिक्यूल्स को काउंट कर पाते हैं वो लास्ट जो नंबर है वो एवोगाड्रोस नंबर है। तो जो एबव एवोगाड्रोस नंबर है
वो हाईली डाइल्यूटेड पोटेंसी में है, तो एवोगाड्रोस नंबर मिलता नहीं है, तो ये मान लेते हैं कि इसमें तो कोई मेडिसिनल पावर है नहीं, इसमें मेडिसिन है नहीं, इसमें मटेरियल डोज है ही नहीं। तो ये हम लोगों को प्रूफ करने की जरूरत है कि हम लोग, क्योंकि एवोगाड्रोस नंबर के ऊपर कोई काउंटिंग करने के लिए कोई हमारे पास पूरे विश्व में कोई ऐसा अभी सिस्टम नहीं आया है, कोई ऐसा नंबर नहीं आया जिससे हम लोग कैलकुलेट कर सकें। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप लोग उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एक सरसों का दाना है, बहुत छोटा है, और सरसों का पिल ग्राउंड पे रखा हुआ है, जमीन के फर्श पे रखा हुआ है। उसको आप 2 फीट की दूरी से देखेंगे, दिखेगा। 2 मीटर की दूरी से देखेंगे तो शायद उससे छोटा दिखेगा। 200 मीटर की दूरी से देखेंगे तो शायद वो भी छोटा दिखेगा। एक ऐसी स्थिति आएगी, सपोज 2000 मीटर से यदि आप देखते हैं उसको तो शायद नहीं दिखे, किसी किसी को दिख भी जाएगा। 20,000 मीटर की दूरी से देखेंगे तो शायद नहीं दिखेगा। तो क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि सरसों का पेड़ वहां पे है ही नहीं? यदि मान लेना चाहिए तो मेरी आवाज आ रही है ना? वॉइस इज ऑडिबल ना? यस सर, आ रही है, लेकिन बीच में थोड़ा ओके। इंटरनेट हम लोगों को क्या ये मान लेना चाहिए कि क्या वहां पे सरसों का पेड़ है नहीं? लेकिन नहीं, सच्चाई क्या है? ट्रुथ ये है कि वहां पे पेड़ है। हम उसको 2000 मीटर की दूरी से देख रहे हैं, इस वजह से नहीं दिख रहा है। लेकिन यदि हम उसको 200 मीटर की दूरी से देखें, 2 मीटर की दूरी से देखें तो निश्चित रूप से दिखेगा। तो सेम प्रिंसिपल यहाँ भी अप्लाई होता है हाई डाइल्यूटेड मेडिसिन में। हम हाईली डाइल्यूटेड मेडिसिन, जो डॉक्टर हेरीमन ने बहुत पहले ही इसको करके देख लिया था और उस पर मटेरियल डोज पाया था और पेशेंट को ठीक करके उन्होंने बताया था कि नहीं, इसमें कंफर्टेबली पेशेंट को ठीक किया जा सकता है। तो हम ये नहीं मान सकते कि मेडिसिन काम नहीं करती है। और यही कॉन्फ्लिक्ट है हमारे और कन्वेंशनल सिस्टम के बीच में, कि हम ये कहते हैं कि नहीं हमारी मेडिसिन काम करती है, वो कहते हैं कि नहीं ये तो प्लेसिबो। लेकिन हम लोग को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि एवोगाड्रोस नंबर के ऊपर भी कोई काउंटिंग करने का कोई ऐसा सिस्टम हम बनाए या कोई साइंटिस्ट लोग बनाए, तब जाकर के ये कैलकुलेट हो पाएगा और हम तब ये सिद्ध कर पाएंगे या प्रूफ कर पाएंगे कि हाँ इसमें भी मटेरियल डोज है। तो चलिए, हाईली डाइल्यूटेड यदि कोई पोटेंसी है तो बहुत ज्यादा तो हाईली डाइल्यूटेड कोई मेडिसिन है तो उस पे हेलो जी सर, कोई कुछ पूछना चाहता है क्या? उसकी वॉइस आ रही है। नहीं सर, मैं आई कंटिन्यू? हाँ सर बिल्कुल, प्लीज। ओके। सो एक तो हाईली डाइल्यूटेड ये पोटेंसी की बात हो गई। दूसरी इसमें जो है दूसरा पॉइंट, वो लो पोटेंसी डाइल्यूशन की बात होती है, जिसमें कि एवोगाड्रो नंबर मिलते हैं, हम इसको मानते हैं कि इसमें मटेरियल डोज है और उसको पूरा वर्ल्ड भी मानता है कि इसमें मटेरियल डोज है। वो इसलिए मानता है कि उसके बिलो एवोगाड्रोस नंबर, तो एवोगाड्रोस नंबर इसमें मिलते हैं तो इसलिए इसमें मटेरियल डोज है, और उसमें एवोगाड्रोस नंबर नहीं मिलते हैं तो इसलिए वो मेडिसिनल डोज उसमें नहीं है। तो लेकिन इसमें जो सेफ्टी इश्यूज की बात में जो इशू है वो ये है कि यदि हम कोई एनिमल सोर्सेज से या ह्यूमन सोर्सेज से हम कोई मेडिसिन बना रहे होते हैं, तो क्या इसमें बिलो एवोगाड्रोस नंबर की वजह से यदि मटेरियल डोज उसमें मिलता है तो क्या उसमें स्प्रेड करने वाली भी कोई चीज नहीं मिलेगी? क्या कोई किसी मेडिसिन से, सपोज मान के चलिए कोई ऐसे डिजीज पार्ट से कोई मेडिसिन, क्या किसी वायरस से या किसी बैक्टीरिया से हम मेडिसिन को बना रहे हैं और उसको लो पोटेंसी में उसको ट्रेस कर पा रहे हैं, तो क्या वो कम्युनिकेट आगे नहीं करेगा, स्प्रेड नहीं करेगा क्या आगे? इस पे भी हम लोगों को बात करनी पड़ेगी, इस पे भी हम लोगों को समझना पड़ेगा। तीसरी पॉइंट इसमें चीज आती है टॉक्सिकोलॉजिकल एस्पेक्ट। टॉक्सिकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो प्लांट रिलेटेड जितने भी सोर्सेस है उस पर हम लोग टॉक्सिकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे हम लोग बात नहीं करते हैं, उसको नेग्लेक्टेड रखते हैं। टॉक्सिकोलॉजिकल, उसमें टॉक्सिक पार्ट कितना है उस पर हम लोग बात नहीं करते, सिर्फ इस पे हम लोग क्या करते हैं कि मेडिसिन लिया और बना दिया। लेकिन यदि टॉक्सिकोलॉजिकल एस्पेक्ट से यदि हम उसको नेग्लेक्ट करेंगे तो शायद लोअर पोटेंसी में या लोअर डाइल्यूशन में वो अनसेफ होगा और वो किसी भी पेशेंट के लिए ठीक नहीं होगा। तो ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट इसमें ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड और कौन सा स्केल आप यूज कर रहे हैं। सपोज हमारे पास 3 स्केल हैं, डेसिमल स्केल, सेंटिसिमल स्केल और
50 मिलिस्मल स्केल। 50 मिलिस्मल स्केल आपको मालूम है कि हाईली डाइल्यूटेड पोटेंसी है। सेंटिसिमल स्केल हम लोग एक बीच की पोटेंसी यूज कर रहे हैं, और डेसिमल स्केल जो जिसमें मटेरियल डोज मिल सकता है, तो उसके भी आपके इफेक्ट आपको मालूम होगा कि डॉक्टर हैनमैन सर ने कैसे डिस्कार्ड किया डेसिमल स्केल को और सेंटिसिमल स्केल को ऑप्ट किया। तो ये इस पे डिपेंड करता है कि आप सेफ्टी इश्यूज इस पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, कौन सा स्केल यूज कर रहे हैं। इफ यू आर यूजिंग to prepare the decimal scale, so you must be careful on the safety issues, because the decimal scale is always dangerous for all. So centesimal scale, because it is diluted or highly diluted, so that will maybe इसको ये सेफ पॉइंट है थोड़ा सा सेफ्टी सेंटिसिमल स्केल, बट उससे भी ज्यादा सेफ आपका 50 मिलिसिमल स्केल है, और इसको ऑप्ट करके। लेकिन होम्योपैथी में अभी भी 50 मिलिसिमल स्केल को 100% ऑप्ट नहीं किया गया है। इसमें कुछ लोग हैं जो इस चीज को यूज कर रहे हैं। तो सेफ्टी इश्यूज पे जितना 50 मिलिसिमल स्केल अच्छा है, सेंटिसिमल स्केल शायद हमारे हिसाब से नहीं हो सकता है। तो ये 4 पॉइंट हैं जो कि केयरफुल पॉइंट्स हैं, और सेफ्टी इश्यू पे हम लोगों को इसको केयर करना चाहिए। अब हम देखते हैं, यदि थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फार्माकोपियल एस्पेक्ट से यदि हम देखते हैं कि भाई फार्माकोपिया क्या कहता है, तो फार्माकोपिया में देखिए कि द डिफरेंस इज मोनोग्राफो एकोनाइट नेपलस। फ्रेंच की फार्माकोपिया कुछ और कहती है, जर्मन की फार्माकोपिया कुछ और कहती है, और यूएस की फार्माकोपिया कुछ और कहती है, और हिंदुस्तान की फार्माकोपिया कुछ और कहती है। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको सिर्फ एकोनाइट नेपलस की दे रहा हूँ। इस तरह से कई एग्जांपल हैं फार्माकोपिया में। यदि आप फार्माकोपिया की स्टडी करेंगे अलग अलग, तो आपको अलग अलग चीजें मिलेंगी। और आपका HPI जो होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया है, वो कहाँ पे स्टैंड करता है, उसको भी आपको नोटिस करना पड़ेगा। तो एकोनाइट नेपलस के साथ का सिर्फ मैं एग्जांपल एक दे रहा हूँ। आप देखिए जो एकोनाइट नेपलस है फ्रेंच होम्योपैथिक फार्माकोपिया में, अल्कलॉइड कंटेंट्स एक्सप्रेस्ड इन एकोनाइटिनिन इन द मदर टिंचर। जो एकोनाइट का जो अल्कलॉइड है एकोनाइटिनिन, वो 0.02 टू 0.05% है फ्रेंच फार्माकोपिया में। दूसरा जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया में 0.08 टू 0.16% है। थर्ड यूएस फार्माकोपिया में 0.025-0.075% है, और हिंदुस्तान में नॉट डिस्क्राइब्ड अप्रोक्सीमेटली। तो आप फिर एकोनाइट कैसे बना रहे हैं और किसके आधार पर बना रहे हैं? आपके यहाँ जब कोई चीज अप्रोक्सीमेटली डिस्क्राइब नहीं है, एंड इसमें अप्रोक्सीमेटली इन्होंने 0.03% बोला है। अब इसमें कितना करेक्ट है आई डोंट नो। तो इसी तरीके से रेशियो ऑफ मदर टिंचर टू डाइल्यूएंट ऑफ ऑप्टेन यदि बात करते हैं तो 1:9 का रेशियो, 1:4 का रेशियो, 1:1 का रेशियो है, एंड मदर टिंचर इज इक्विवेलेंट टू 1x है। क्या 1x को हम मदर टिंचर मान सकते हैं या 2x को हम मदर टिंचर मान सकते हैं? इस पे भी डिबेट हो सकता है, लेकिन इस पे जो जानकार होंगे वो ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं। लेकिन ये जो डिफरेंस है, मैं आज सिर्फ इसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि ये इतने वेरिएशंस हैं अलग अलग फार्माकोपिया में, अलग अलग कॉन्सेप्ट है। आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं उसको देखने की जरूरत है। अब परसेंटेज ऑफ द मदर टिंचर इन द 1DH डाइल्यूशन देखिए, इसमें 10% मिलता है फ्रेंच में, फ्रेंच फार्माकोपिया में इसमें 20%, और यूएस फार्माकोपिया में 100%, और इंडियन होम्योपैथिक फार्माकोपिया में 100%। ये कैसे? ये यदि कोई पूछे कि यदि 0.03% आपको एकोटिनाइन है, तो इसमें परसेंटेज आपका 100% कैसे हो गया? तो फिर शायद अब जिसने होम्योपैथिक फार्माकोपिया बनाया होगा वो शायद अच्छा जवाब दे सकते हैं। हम लोग तो इसके एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन ये पॉइंट जरूर रेस हो सकता है कि सेफ्टी इश्यूज पे ये कितना एक्यूरेट है और कितना फिट है। उसी तरीके से आप बहुत सारी चीजों को आप नोटिस कर सकते हैं इन सब चीजों में। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक एडिशनल एग्जांपल में देता हूँ, सल्फर फार्माकोपिया में लिखा है कि अल्कोहल में डिसॉल्व हो जाता है, जबकि प्रैक्टिकल में हम लोगों ने अपने लैब में जब इसको सल्फर को बनाने गए हम लोग, तो सल्फर डाइल्यूट नहीं हो रहा है अल्कोहल में। हम लोगों ने सोचा कि डाइल्यूएंट शायद डाइल्यूएंट की क्वालिटी गड़बड़ होगी, उसकी स्ट्रेंथ चेक किया, उसको लैब में चेक कराया कि हमारा डाइल्यूएंट फिट है या नहीं है। डाइल्यूएंट 100% फिट था, और डाइल्यूएंट जब 100% फिट है तो ड्रग की क्वालिटी को भी चेक किया गया, तो ड्रग की क्वालिटी भी सल्फर की क्वालिटी अच्छी थी।
तो फिर जब ड्रग भी ठीक है और डाइल्यूएंट भी ठीक है, तो और फार्माकोपिया कहता है कि ये अल्कोहल में डिसॉल्व कर जाता है, तो डिसॉल्व भी होना चाहिए, वो डिसॉल्व नहीं हो रहा था। तो ये सारी चीजें फिर कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। फिर हमने इस पर इसको डिटेक्ट करना चाहा, तो भाई ऐसे कैसे मिलेगा, जो फार्माकोपिया मिला है, हम तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग फार्माकोपिया को फॉलो कर सकते हैं। तो फार्माकोपिया को फॉलो करने के लिए तो वो फार्माकोपिया में फिट नहीं बैठ रहा प्रैक्टिकली। तो फिर हम लोगों ने हम लोग सारे पॉइंट्स को लास्ट में एक ओपन सेशन रख लेंगे, जिसको हम लोग 1 बाय 1 क्वेरी करते चलेंगे। शायद किसी ने हैंड रेज किया है, हम उसको लास्ट में इसको क्लियर करते चलेंगे। हम लोग जो भी क्वेश्चन होगा हम लोग लास्ट में एक बार डिस्कशन कर रख लेंगे ओपन सेशन में, ठीक है। तो तो ये कैसे हुआ, हम सल्फर पे बात कर रहे थे, तो सल्फर पे कैसे डाइल्यूट ये एसपीआई में लिखा गया। तो फिर इसमें जो एक्सपर्ट थे डॉक्टर भर साहब, हमको मैं मानता हूँ कि वो काफी प्रैक्टिकली एक्सपर्ट है। तो मैंने उनको फोन मिलाया, उनसे बात किया, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, इट इज पार्शियली डाइल्यूटेड। तो हमने कहा कि ये तो पार्शियली वर्ड लिखना चाहिए, तभी तो हम लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये इस तरीके के से बहुत सारी ऐसे डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे ऐसे मेडिसिन में जिसको कि नोट करने की जरूरत है और उसको समझने की जरूरत है कि कहाँ पे क्या हो सकता है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां आपको एसपीआई को ही फॉलो करेंगी, और एसपीआई के में ही यदि खामियां हैं तो उसको ठीक करने की जरूरत है, उसको संभालने की जरूरत है, ताकि वो सेफ्टी इश्यूज पे कोई बात ना आए। और आगे चूंकि पब्लिक डोमेन में हम जा रहे हैं और पब्लिक के लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो पब्लिक में कोई ऐसा हार्म ना हो जाए जिसकी वजह से हम लोगों को या पूरे होम्योपैथ को बदनामी चाहिए। अब हम बात करते हैं चैलेंजेस ऑफ पोटेंशियल्स एंड क्वालिटी ऑफ होम्योपैथिक प्रिपरेशन। तो ये तो जो मैंने अभी इस स्लाइड से पहले जो बात की थी, वो सारी एक बेसिक बातें की थी, जिसको कि हम लोगों को केयर करने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि हम लोग इसको कैसे ठीक करें। और ये मैं जो भी बात बता रहा हूँ आप लोगों को, ये WHO द्वारा ये पूरा रिसर्च किया हुआ चीज है। आपने पहली स्लाइड में ही देख लिया होगा कि ये सारा काम जो है WHO ने किया हुआ है। हम तो सिर्फ आपको अवेयर कर रहे हैं उसकी WHO की चीजों को लेकर के। और WHO ने पूरे वर्ल्ड में इस तरह का काम करके और उसका बहुत कंसाइज करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उसने बहुत एलिबरेट करके सारी चीजों को लिखा है। तो चैलेंजेस ऑफ पोटेंशियल एंड क्वालिटी ऑफ होम्योपैथिक प्रिपरेशन की हम बात करते हैं। तो क्या क्या चैलेंजेस हैं उनके पोटेंशियल्स और क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए। तो पोटेंशियल्स को पहले बात करेंगे, उसके बाद फिर क्वालिटी पे बात करेंगे। चैलेंजेस ऑफ पोटेंशियल्स ऑफ सेफ्टी इश्यूज पे क्या है। देयर आर 2 मेजर ग्रुप्स ऑफ पोटेंशियल हैजर्डस। हमें लोग फर्स्ट वन इज द रिलेटेड टू द सोर्स मटेरियल एंड सेकंड वन इज द रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो फर्स्ट आप लोग जानते हैं कि सोर्स मटेरियल जो भी है हमारे यहाँ प्लांट मटेरियल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल मटेरियल, ह्यूमन मटेरियल एंड मिनरल्स एंड केमिकल से ही हमारे सोर्सेस हैं। तो अब इसमें आप लोगों को पोटेंशियल यदि चाहिए, यदि प्लांट मटेरियल से रिलेटेड कोई मेडिसिन आप बना रहे हैं और उसका पूरा पोटेंशियल चाहिए आपको, तो आपको 3 चीजों पे मुख्य रूप से ध्यान देने की जरूरत है। आइडेंटिफिकेशन, प्रिजर्वेशन एंड अल्कलाइड परसेंटेज। और ये तीनों ही गड़बड़ है, ये तीनों ही गड़बड़ है हमारे हिसाब से। आइडेंटिफिकेशन भी गड़बड़ है, प्रिजर्वेशन भी गड़बड़ है और अल्कलाइड परसेंटेज भी गड़बड़ है। आइडेंटिफिकेशन में कैसे है, प्लांट मटेरियल में प्लांट मटेरियल के आइडेंटिफिकेशन में मैंने बहुत जगह देखा है। एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि कैलेंडुला में और मैरीगोल्ड में, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी कौन सी कंपनी मैरीगोल्ड से बना रही है कैलेंडुला, लेकिन बहुत सारी कंपनियां कैलेंडुला मैरीगोल्ड से बना रही है। मैं ये सच है कि दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट कैलेंडुला इज द डिफरेंट प्लांट एंड मैरीगोल्ड इज द डिफरेंट प्लांट। बट वी आर यूजिंग द कैलेंडुला। अब हमें मालूम नहीं कि कौन सी कंपनी का कौन क्या बना रहे हैं लोग, और हम लोग कौन सा वाला कैलेंडुला यूज कर रहे हैं। तो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग की वजह से हो रहा है। दे आर नॉट क्लियरली आइडेंटिफाई द एक्चुअल प्लांट which they are using as a calendula. So you must be careful on that point कि आपको आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर आना चाहिए। और आइडेंटिफिकेशन आने के लिए आपको एक एक्सपीरियंस्ड, वेल एक्सपर्ट एंड क्वालिफाइड बॉटनिस्ट रखना पड़ेगा, तभी इस चीज को कोई भी होम्योपैथिक मैन्युफैक्चरर्स इसको बना पाएंगे और उसको समझ पाएंगे। लेकिन मोस्टली उसकी सैलरी बचाने के लिए या जो भी है उसको करने के लिए वो लोग अवॉइड कर देते हैं और बॉटनिस्ट को नहीं रखते हैं, और डायरेक्टली या तो वो खुद जान रहे होते हैं या फिर जो ड्रग सप्लायर बोलता है कि हाँ यही कैलेंडुला है, तो उसको मान करके उसको कैलेंडुला या और भी जो मेडिसिन बनानी होती है उसको बना लेते हैं। तो दैट इज नॉट एनफ।
ये काफी नहीं है सेफ्टी इश्यूज को यदि आप देखें या उसकी पोटेंशियल को मेंटेन रखने की यदि आप बात करते हैं तो ये काफी नहीं है। तो इस पे बहुत केयर करने की जरूरत है। दूसरा, इन प्रिजर्वेशन में भी कौन सी मेडिसिन ग्रीन प्लांट से बनानी है, कौन सी मेडिसिन ड्राई प्लांट से बनानी है। तो ड्राई ड्रग और ग्रीन ड्रग में काफी अंतर होता है और दोनों के प्रिजर्वेशन के तरीके अलग अलग हैं। जो आपके पास प्रिजर्वेशन का प्रॉपर, चूंकि स्टॉक अलग अलग मेडिसिन के बहुत सारी वेराइटीज होंगी, तो आप प्रिजर्वेशन करने के लिए बहुत अलग अलग बहुत स्टॉक, बहुत प्लेस की जरूरत होगी। उतना प्लेस को कंज्यूम नहीं करना है तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे तैसे करके प्रिजर्व करके और उसको जैसे तैसे मेडिसिन बना देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है प्रिजर्वेशन का। प्रॉपर प्रिजर्वेशन नहीं होने से उसकी क्वालिटी डैमेज होती है, उसके ड्रग कंटेंट्स डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को जो पोटेंशियल मिलना चाहिए, वो पोटेंशियल नहीं मिल पाता। कैलेंडुला का रैपर देख करके हम लोग कैलेंडुला मेडिसिन को ले लेते हैं, या और भी किसी मेडिसिन का रैपर देख करके वो मेडिसिन तो मान लेते हैं कि हाँ उसमें मेडिसिन होगी, लेकिन उसके अंदर पोटेंशियल कितना है, उसके अंदर उसके कंटेंट्स कितने हैं, इस पर हम लोग ना, हमारे पास कोई मेजर है होम्योपैथ्स के पास, और नहीं हम इस पे केयर करते हैं। ये इस कंपनी ने ये बता दिया कि हाँ ये मेडिसिन इतने परसेंट ये मेडिसिन है, दैट्स इनफ, और वो उस मेडिसिन को मान करके उस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करके पेशेंट को दे देते। तीसरा पॉइंट है इन अल्कलॉइड परसेंटेज। इन अल्कलॉइड परसेंटेज में आप देखिए कि अल्कलॉइड परसेंटेज का कोई पैरामीटर नहीं है। हम लोग या मैन्युफैक्चरर ड्रग सप्लायर से मेडिसिन वो बर्बेरिस वुल्गारिस लेके आता है। बर्बेरिस वुल्गारिस में बर्बेरिन कितनी है, परसेंटेज कितना है उसका, कोई उसको केयर करने की जरूरत नहीं। बर्बेरिस आया, उसको मैंने स्टम में डालो और अपना आगे मेडिसिन बना दो, मदर टिंचर बना दो, और वो तो बिकता ही है, बर्बेरिस वुल्गारिस तो बिकता है। तो उसको केवल कलर मैच करने से या उसके करने से मतलब होता है, बहुत ज्यादा उस पर काम नहीं होता कि अल्कलॉइड परसेंटेज भी देखा जाए। ये इस पे भी काम होने की जरूरत है कि अल्कलॉइड परसेंटेज सपोज मान के चलिए ये वेरी करता है, इन्वायरमेंटल वेरिएशंस आते हैं या प्लेसेस के लोकेशंस की वजह से, ओरिजिन की वजह से भी अलग अलग ओरिजिन की का बर्बेरिस होने की वजह से भी अल्कलॉइड परसेंटेज में डिफरेंस आएगा। जैसे सपोज मान के चलिए कोई केरल में वो अपने फेवरेबल कंडीशन और फेवरेबल इन्वायरमेंट्स में यदि बर्बेरिस वहां पे हो रहा है तो उसके अल्कलॉइड परसेंटेज में, और जो कलकत्ता में जो बिल्कुल उसके फेवरेबल कंडीशन में नहीं हो रहा है बर्बेरिस, तो उसके अल्कलॉइड परसेंटेज में भी फर्क आएगा। तो हम लोगों को ये निश्चित करना आवश्यक है कि, और कंपनियों को सिर्फ ये मालूम होता है कि नहीं जी बर्बेरिस है, वो कलकत्ता की है या केरल की है, क्या फर्क पड़ता है, केरल वाली थोड़ी महंगी है उसको अवॉइड कर दो, केरल वाली सस्ती, कलकत्ता वाली सस्ती है उसको ले लो, बर्बेरिस बना दो। तो हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा, या गवर्नमेंट को ऐसा कुछ नॉर्म्स लाना चाहिए कि नहीं, कम से कम इतना बर्बेरिन का परसेंटेज होना ही चाहिए, तभी आप बर्बेरिस बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। तो ये जब तक इस पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी या कोई इस पे काम नहीं करेगा तब तक ये संभव नहीं है। इस पे भी हम लोगों को केयर करने की जरूरत है। नेक्स्ट स्लाइड आती है हमारी पोटेंशियल पे ही, कि जो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और प्रोसीड्यूर्स पे भी हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। देखिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में तो जो प्रोसेस है ठीक है, लोग मशीनें अच्छी लगा लेते हैं, इंपॉर्टेंट मशीनें लगा लेते हैं, लेकिन मशीनों से मेडिसिन की क्वालिटी मेंटेन थोड़ा उसको क्वेश्चन मार्क है वहां पर। हम लोगों को मेडिसिन बनाने से पहले वो सारी चीजों को, एक बहुत बड़ा प्रोसेस है ये और बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत केयरफुल प्रोसेस है, जिसको हम लोगों को, सब लोगों को केयर, जो भी मैन्युफैक्चरिंग है उसको केयर करना पड़ेगा। अब प्रोसीड्योर को देखिए आप, नेचुरल एंड सिंथेटिक सोर्सेज से हम लोग जो मेडिसिन बनाते हैं उसकी फार्माकोपिया के मोनोग्राफ्स में तो जिक्र है, आप सभी लोगों ने देखा भी होगा, आप सब लोगों के पास मेडिसिन भी आती होंगी, बट इम्पोंडेरेबिलिया से रिलेटेड कोई मेडिसिन आपको फार्माकोपिया में मिली है क्या? यदि किसी को मिली होगी किसी मोनोग्राफ में तो प्लीज हमको बताएंगे जरूर। इम्पोंडेरेबिलिया से रिलेटेड कोई भी मेडिसिन यदि किसी फार्माकोपिया में मिला होगा तो मेरे को जरूर जिक्र करेंगे। हमको तो नहीं मिला है, हमने नोटिस नहीं किया है, इसलिए इस पे हमने लिखा है बट इम्पोंडेरेबिलिया आर नॉट कंसिडर्ड। अब इस पे भी जो मेडिसिन इम्पोंडेरेबिलिया से रिलेटेड आती हैं और आप मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करते हैं, उसका क्या स्टैंडर्ड है, वो कैसे सेफ्टी इश्यूज के हिसाब से फिट है, ये सब निश्चित रूप से एक क्वेश्चन है और इस पर हम लोगों को काम करने की जरूरत है। सेकेंड पॉइंट, इसमें ऑल मटेरियल्स ऑफ एनिमल्स और ह्यूमन ओरिजिन्स आर एट रिस्क ऑफ कंटेनिंग पैथोजेनिक एजेंट्स। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर दिया था आप लोगों को कि
जब हम लोग हाईली डाइल्यूटेड मेडिसिन बनाते हैं तो इसमें कोई रिस्क लगभग नहीं के बराबर है, लेकिन इसमें भी मैं 100% नहीं कहूंगा कि नहीं इसमें पैथोजेनिक एजेंट्स नहीं है। यदि पैथोजेनिक एजेंट्स नहीं है तो काम कैसे करती है दवाई हाईली डाइल्यूटेड होने के बावजूद भी? यदि लो डाइल्यूटेड है तो उसमें ऑफ कोर्स एवोगाड्रोस बिलो एवोगाड्रोस नंबर है, इसमें पैथोजेनिक एजेंट्स को आप ट्रेस करते हैं। ट्रेस करने के बाद वो कितने लो रिस्क पर है और उसके रिस्क कितने हैं जो कि स्प्रेड नहीं कर सकते हैं, इस पे भी हम लोगों को काम करने की जरूरत है। दवाई सिर्फ बना देने से और उससे मैं नहीं समझता हूँ कि वो बिल्कुल फिट है और सेफ्टी इश्यूज से ठीक है। WHO भी यही मानता है। तो इसमें जितने भी मटेरियल्स जो सोर्स मटेरियल हैं एनिमल से और ह्यूमन से, ह्यूमन और एनिमल ओरिजिन जितने भी मटेरियल हैं उसमें कंटेनिंग पैथोजेनिक एजेंट्स जो है उसको भी ठीक करने की जरूरत है। और कैसे ठीक होगा? वो जब तक वायरोलॉजिस्ट नहीं होगा उसको नहीं ठीक कर सकते हम लोग। तो प्लांट रिलेटेड आप देखिए इसमें 3-4 चीजें बहुत आवश्यक हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को जीएमपी मेंटेन करने के लिए, हमारे हिसाब से, WHO के हिसाब से। WHO कहता है कि ये जो जितने भी लैकिंग हैं, तो हमने इस पे जब वर्क करना शुरू किया तो हमें लगा कि नहीं, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कम से कम एक क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस बॉटनिस्ट होना चाहिए, एक क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड उसके पास जूलॉजिस्ट होना चाहिए, ताकि वो जितने एनिमल रिलेटेड चीजें हैं वो उसको डील करेगा, और एक क्वालिफाइड केमिस्ट होना चाहिए जो जितने भी केमिकल्स और मिनरल्स से रिलेटेड जो चीजें होंगी उसको वो डील करेगा। उसके बाद फिर एक क्वालिफाइड केमिस्ट, होम्योपैथी का होना चाहिए, एनालिटिकल केमिस्ट उसको बोल सकते हैं आप। तो ये 4 लोग तो बहुत जरूरी हैं यदि आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहे हैं। लेकिन हमें नहीं लगता कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वायरोलॉजिस्ट को रखा हुआ है या जूलॉजिस्ट को रखा होगा। बॉटनिस्ट तो हो सकता है कि मैं मानता हूँ कि बॉटनिस्ट को रखे होंगे लोग, और उसका जो गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है उसको पूरा करने के लिए भी कुछ लोग रखते हैं, और कुछ लोग जेन्युइनली भी परमानेंटली रखते हैं। तो जो लोग परमानेंटली रखते हैं कम से कम एटलीस्ट प्लांट सोर्सेज पे तो मैं मान सकता हूँ कि उस पर केयरफुल होंगे। बट व्हाट अबाउट एनिमल सोर्सेज, व्हाट अबाउट मिनरल और केमिकल सोर्सेज? तो इस पे भी हम लोगों को केयर करने की जरूरत है जो चीजें बन रही हैं। नेक्स्ट हमारा जो पोटेंशियल इशू है वो प्लांट मटेरियल से रिलेटेड है। प्लांट मटेरियल में बी कंटामिनेटेड द पेस्टिसाइड एंड हैवी मेटल। पेस्टिसाइड्स और हैवी मेटल निश्चित रूप से प्लांट्स में मिल सकते हैं, जिसका परसेंटेज और जिसका प्रेजेंस हम लोग संभवतः बहुत कम लोग कंपनियां कर पाती हैं, बहुत कम लोग कर पाते हैं, जिससे कि हमें नहीं पता चलता कि पेस्टिसाइड्स कितना परसेंटेज और हैवी मेटल्स कितना परसेंटेज है। हमें सिर्फ प्लांट पता है, ये बर्बेरिस का प्लांट है, उठाया और उसको बर्बेरिस बना दिया, या फिकस बनाया सीधा फिकस लगा दिया। बहुत सारे ऐसे सोर्स मटेरियल प्लांट किंगडम से हैं जिसको कि हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं, बस आइडेंटिफाई कर लिया, हाँ ये प्लांट है और उस प्लांट को हम लोगों ने मेडिसिन बनाना है। उसमें पेस्टिसाइड्स कितना है, हैवी मेटल्स कितना है, उसकी क्वालिटी कितनी है, उसके आइडेंटिफिकेशन में ऐसा तो नहीं कि उसके सिमिलर कोई वैरायटी का प्लांट हमने ले लिया है। तो ये सब सारी चीजों को हम लोग 100% इग्नोर करते हैं, जिससे कि हमारी क्वालिटी पे असर पड़ता है, जिससे हमारी सेफ्टी पे असर पड़ता है, पोटेंशियल पे असर पड़ता है, और ये सारी चीजों पे हम लोग इग्नोरेंस करके काम करते हैं। चैलेंजेस फॉर क्वालिटी ऑफ सेफ्टी इश्यूज, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि GMP गाइडलाइंस को हम लोग कवर करते हैं तो ठीक है, लेकिन यदि फेलियर हो गया या नेग्लिजेंसी हो गया GMP का, तो निश्चित रूप से विल लीड टू मेजर क्वालिटी एंड सेफ्टी कंसर्न। सो इसको बहुत मेंटेन करने की जरूरत है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को। सेकेंड पॉइंट है हमारा, दिस इज ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है और आप लोगों को जान के आश्चर्य भी होगा। सेकेंड पॉइंट कि हमारे हिंदुस्तान में तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको लाइसेंस लेना होता है, और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, बहुत सारी नहीं, 1-2 ही है पूरे वर्ल्ड में जिसमें कि लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं, एज पर द WHO। एंड नीचे रेफरेंस दिया हुआ है, इसको आप लोग देखिए, ये ग्रीन कलर का लिंक है, इसको भी क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। और ये आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा, जो हमारे पूरे हिंदुस्तान में मेड इन जर्मन करके मेडिसिन को हम लोग यूज करते हैं और हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट मान करके हम लोग यूज करते हैं, और जर्मनी में ही इसके रजिस्ट्रेशन की लाइसेंसिंग मैन्युफैक्चरिंग के लिए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, नहीं कोई उनके पास ऐसा GMP का गाइडलाइंस है। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी क्वालिटी कितनी है और क्या है, वो तो वो जाने,
और उनका स्टैंडर्ड जो मेंटेन करते हैं वो लोग जाने। लेकिन हम बीइंग इंडियन, हम लोगों को मालूम नहीं है कि वो क्या स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, बट जर्मनी ओरिएंटेड है और जर्मनी की मेडिसिन इंपोर्ट करके आती है, तो इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज गुड, हम ये मान करके और धड़ल्ले से जर्मन की मेडिसिन को हम लोग लिखते हैं और प्रेस्क्राइब करते हैं, और पेशेंट भी खुश होता है कि नहीं जर्मनी की मेडिसिन है जी, हमको दे दो। लेकिन उसका स्टैंडर्ड क्या है, सिर्फ हम इससे बता सकते हैं कि भाई वहां पर कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग की मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेने के लिए कोई रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं। उनका मानना है, गवर्नमेंट का मानना यह है कि हाईली ये पोटेंटाइज मेडिसिन है, हाईली डाइल्यूटेड मेडिसिन है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई इसमें हार्मफुल नहीं है, तो इसमें इसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है, आप फ्रीलांस बना सकते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि इस पे कितना ये सेफ्टी इश्यूज से और कितना आवश्यक चीज है और इस पे कितने केयर करने की जरूरत है। थर्ड पॉइंट है कि ड्यू टू द हाईली डाइल्यूटेड टॉक्सिकोलॉजिकल टेस्टिंग ऑफ द फाइनल होम्योपैथी प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऐसे ऑफ द सोर्स मटेरियल मे नॉट बी फिजिबल टू हाई पोटेंसी एट। अब इसमें देखिए मैंने आपको पहले बताया कि ये हाईली पोटेंटाइज्ड मेडिसिन होने के नाते तो हम ये नहीं मान सकते कि वहां पे मेडिसिन मटेरियल डोज नहीं है, क्योंकि कन्वेंशनल मेडिसिन मानती है तो मटेरियल डोज नहीं है तो काम नहीं करती जी, प्लेसिबो है, चलिए उसका अलग कंसेप्ट है। लेकिन हम तो होम्योपैथी में हैं तो हमें मालूम है कि मटेरियल डोज है तभी तो काम करता है ना। अब चाहे उसका परसेंटेज जो भी हो, यदि मटेरियल डोज है तो उसमें निश्चित रूप से उसमें टॉक्सिक यदि प्लांट है या कोई टॉक्सिक परसेंटेज वाला ज्यादा मेडिसिन है तो उसमें टॉक्सिकोलॉजिकल टेस्टिंग होनी उसकी आवश्यक है। यदि हाईली पोटेंटाइज मेडिसिन को या हाईली डाइल्यूटेड मेडिसिन को टॉक्सिकोलॉजिकल टेस्ट नहीं करके और यदि हम पब्लिक डोमेन में दे देते हैं तो इट मे बी डेंजरस। यहाँ पे हम लोगों को टॉक्सिकोलॉजिकल टेस्टिंग के लिए भी हाईली डाइल्यूटेड मेडिसिन को भी रखना पड़ेगा और उसका टेस्ट करना पड़ेगा। तो ये तो चैलेंजेस ऑफ पोटेंशियल एंड क्वालिटी ऑफ सेफ्टी इश्यूज था। अब हम बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज फॉर द होम्योपैथिक प्रिपरेशन। इसमें क्वालिटी कंट्रोल के क्या इश्यूज हैं, थोड़ा सा इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे और उसके बाद देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि हम सेफ्टी इश्यूज में कितने फिट बैठते हैं। क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज फॉर होम्योपैथिक प्रिपरेशन में दो चीजें हम लोगों को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। एक तो डिटरमाइनिंग ऑफ द ऑथेंटिसिटी, जो ऑथेंटिसिटी है उस पर बहुत ज्यादा डिटरमाइन होने की जरूरत है। और जो ओरिजिन है स्टार्टिंग मटेरियल का, स्टार्टिंग मटेरियल मतलब जो रॉ मटेरियल से जो मेडिसिनल कंटेंट्स है उसका ओरिजिन कहाँ है, क्या है और किस तरह की ओरिजिन से वो जो प्रोडक्ट आ रहा है या जो मटेरियल आ रहा है वो किस तरह के ओरिजिन से आ रहा है, उसको भी केयर करने की जरूरत है। दो चीजें यदि हम लोग केयर कर लेते हैं तो क्वालिटी मेंटेन होने के चांसेस ज्यादा हैं। और दूसरा है हमारा डिफाइनिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीड्योर। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीड्योर को डिफाइन ही नहीं करते हैं, हम लोग किस स्केल पे और कैसे इस पे हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसपे कि हम लोग अभी आगे बात करेंगे कि कहाँ पे लैकिंग होती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीड्योर में। तो इस पे यदि हम लोग दो चीजों पे केयर कर लेते हैं तो शायद हमारी क्वालिटी लगभग फिट बैठ जाएगी। एक तो डिटर्मिनेशन ऑफ ऑथेंटिसिटी पे, इस पे हम लोगों को ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, और दूसरा ओरिजिन जो है स्टार्टिंग मटेरियल का वो कहाँ से है इसको हम लोगों को पूरा उसका डेटा रखना पड़ेगा, और तीसरा ये कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीड्योर को डिफाइन करना पड़ेगा। सम अदर पॉइंट्स टू बी नोटेड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, ये चीज थोड़ा सा नोट करने वाली बातें हैं हम लोगों को क्वालिटी कंट्रोल पे, जिसको हम लोगों को जैसे द नेचुरल बायोलॉजिकल एंड जियोग्राफिकल वेरिएशंस मैंने आपको बताया है कि अलग अलग प्लेसेस से यदि कोई रॉ मटेरियल आ रहा है तो निश्चित रूप से उसके परसेंटेज अल्कलाइड परसेंटेज में फर्क पड़ेगा। तो ये चूंकि हिंदुस्तान से नहीं पूरे वर्ल्ड से यदि आपके पास कोई मेडिसिन या रॉ मटेरियल आता है, जैसे मान के चलिए हिंदुस्तान में ही यदि हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान में ही कितनी डाइवर्सिटी है, बायोलॉजिकल एंड जियोग्राफिकल वेरिएशंस हैं। तो जियोग्राफिकल वेरिएशंस में कहीं की मिट्टी काली है, कहीं की मिट्टी सफेद है, कहीं की मिट्टी लाल है, तो निश्चित रूप से वहां पे होने वाले प्लांट्स की का नेचर भी अलग अलग होगा, उसका परसेंटेज अल्कलाइड परसेंटेज भी अलग अलग होगा और उसका काम करने का तरीका भी अलग अलग होगा। तो इस चैलेंजेस को निपटने के लिए हम लोगों को एक निश्चित रूप से एक हम लोगों को स्टैंडर्डाइजेशन बनाना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए, जैसे मैंने आपकी
प्रीवियस स्लाइड में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये गवर्नमेंट को निश्चित करना होगा कि बर्बरीन के इतना % होना ही चाहिए, इसमें इतना हमारी क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए इसमें इतना %। आप चाहे प्लांट कोई भी यूज करो, उससे हमें मतलब नहीं है, कहाँ का प्लांट यूज करो इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें इतना % बर्बरीन की चाहिए, हमें इतना % कुर्कुमिन की चाहिए, हमें इतना % स्टैक्निन की चाहिए। ये इस तरह से जब तक चीजें नहीं आएंगी तब तक इसमें शायद हम लोग क्वालिटी को एक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं दे पाएंगे और यूनिफॉर्म नहीं दे पाएंगे। तो इसपे चूंकि जियोग्राफिकल वेरिएशंस होने की वजह से, बायोलॉजिकल वेरिएशंस होने की वजह से इसमें मटेरियल भी वेरिएट करते हैं और उसकी अलग अलग क्वालिटी पे भी फर्क पड़ता है। यदि मान के चलिए कोई मध्य प्रदेश में प्रोडक्ट है और उसका कोई लोकल प्लांट्स वहाँ पे बहुत इजीली उसको मिल जाता है और अच्छी क्वालिटी में मिल जाता है, तो वो निश्चित रूप से वो लोकल मैन्युफैक्चरर ही होगा, लेकिन किसी स्टैंडर्ड और जीएमपी सर्टिफाइड कंपनी से अच्छा वो प्रोडक्ट दे सकता है, क्योंकि उसके पास वो लोकल है और उसके पास उस फेवरेबल कंडीशंस का प्लांट है, तो वो निश्चित रूप से आपको अच्छा देगा। लेकिन यहाँ पर यदि कोई बना रहा है और यहाँ पर उसका कोई लोकल प्लांट नहीं है, वो इंपोर्ट ही कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो उसको वो क्वालिटी नहीं दे पाएगा जो कि वहाँ पे लोकल क्लाइमेट वाला प्लांट से दे पाएगा। तो इस पे हम लोगों को स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत है और बायोलॉजिकल और जियोग्राफिकल वेरिएशंस को एक करने की जरूरत है। दूसरा इसमें पॉइंट है आइडेंटिटी एंड प्योरिटी टेस्ट इज यूजुअली परफॉर्म्ड विद द रॉ मटेरियल, नॉट फॉर द स्टार्टिंग मटेरियल। अब इसमें देखिए हमारे पास आइडेंटिटी एंड प्योरिटी टेस्ट तो हम रॉ मटेरियल का कर लेते हैं, प्योरिटी टेस्ट और आइडेंटिफिकेशन मान लिया कि कर लेते हैं हम लोग, और बॉटनिस्ट यदि एक्सपीरियंस रख लेते हैं तो हम लोग इसको कर लेंगे। लेकिन इसमें स्टार्टिंग मटेरियल का हम लोगों के पास बहुत कम चांसेस रहता है। मैंने आपको बताया कि ये बर्बेरिस का प्लांट है, चलो इसको दवाई ना दो, और आगे रॉ मटेरियल पर बहुत ज्यादा हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करते और टाइम नहीं उस पर इन्वेस्ट करते। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पे और उसकी मैन्युफैक्चरिंग के बाद की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन रखने की बात हम करते हैं और उसको प्रिजर्व करने की बात करते हैं, लेकिन रॉ मटेरियल और उसमें जो प्रेजेंट कंटेंट्स है उस पर हम लोग बात नहीं करते कि उसका जो काम तो करना कंटेंट्स को ही है। तो यदि कंटेंट का परसेंटेज ठीक नहीं होगा या उसकी क्वालिटी ठीक नहीं होगी या उसकी प्योरिटी ठीक नहीं होगी तो हम लोग फिर आगे कैसे इस पे काम करेंगे, तो इस पे भी काम करने की जरूरत है। तीसरा इसमें जो उसमें बातें आई हैं कि भाई ड्यू टू द डाइवर्सिटी ऑरिजिन, तो उसमें रॉ मटेरियल का जो प्रोडक्शन है विच वी आर यूजिंग वैलिडेट, हम लोग कोई वैलिडेट टेक्निक यूज करना चाहिए, हम लोगों को एनालिटिकल टेस्ट प्रॉपर करना चाहिए, सोर्सेस आइडेंटिटी पॉसिबिलिटी करना चाहिए, उसमें जितने भी पॉसिबल कॉन्टामिनेंट्स हैं उसको टॉक्सिक कंस्टिट्यूएंट्स को भी हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ताकि उसमें टॉक्सिक कंस्टिट्यूएंट्स कितने हैं, उसमें जो फेवरेबल कंटामिनेंट्स कितने हैं, तो और या अनफेवरेबल जो चीजें हैं वो कितनी हैं, इम्प्योर चीजें कितनी हैं, तो उसको हम लोगों को एक्सेस करना पड़ेगा। रॉ मटेरियल में बहुत सारे रॉ मटेरियल के साथ में बहुत सारा फालतू घास वास भी आ जाता है, तो उसको हम लोग जब तक सेपरेट करके और सारी चीजों को नहीं उसको अलग अलग करेंगे, या सिमिलर प्लांट की तरह से कई बारी चीजें हो जाती हैं, जैसे मान के चलिए कि सिमिलर लिप्स दिखने वाला सिमिलर मॉर्फोलॉजी का प्लांट जो है वो आ जाता है। तो यदि आप उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे ढंग से, तो बनाना था बर्बेरिस लेकिन आपने बना दिया कुछ और, तो इसलिए आप लोगों को वहां पे या जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो लोग हैं उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। चौथा पॉइंट है इसमें, दिस टेस्ट शुड बी फार्माकोपिकल और इक्विवेलेंट स्टेटस। मैंने तो ये बताया है कि इन चीजों को फार्माकोपिया में भी ऐड करना पड़ेगा या उसके इक्विवेलेंट को स्टेटस बनाना पड़ेगा, जिससे कि मैन्युफैक्चरर को भी नोटिस जाए या जो लोग मेडिसिन डॉक्टर ले रहे हैं इसको वो समझ भी पाए कि हाँ हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रहा है वो भाई बर्बेरिस वल्गैरिस, चाहे वो सॉयो बना रहा है या एसपीएल बना रहा है या कोई भी कंपनी बना रही है, XYZ कोई भी यदि कंपनी बना रही है, तो उसमें बर्बेरिन का परसेंटेज इतना होगा ही होगा, ये आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप एश्योर कर सकते हैं कि नहीं यस हमारी मेडिसिन 110% काम करेगी, आप लेके जाओ। अभी हम जो देते हैं हमें अभी डाउट रहता है कि हम नहीं जी ये तो हमने इस कंपनी का दिया है तो ये कंपनी का स्टैंडर्ड ठीक है, तो थोड़ा ठीक ठाक बनाया है, अच्छे एरिया में बनाया है तो इसकी क्वालिटी अच्छी होगी, इसी को दो। या जर्मन का कोई मेडिसिन है, नहीं जर्मन की एक्यूरेसी ठीक है, जर्मन की मेडिसिन इंपोर्टेड मेडिसिन है, मैं आपको ये देता हूँ, इससे फायदा मिलेगा आपको। उसके अंदर जो परसेंटेज है उस पर हम लोग कभी कम बात करते हैं और उस पर ही बात करने की जरूरत है, उसका एक स्टैंडर्डाइजेशन बनाने की जरूरत है, उस पर हम एक स्टैंडर्डाइज बनाएंगे, गवर्नमेंट उसके लिए
एक नोटिफिकेशन जारी करेगी तो शायद उसको मैन्युफैक्चरर भी मानेंगे और हमारे लिए भी सहूलियत होगी, जिससे हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि नहीं नहीं इसमें तो इतना होगा। कुछ और पॉइंट्स जो हैं जो कि नोट करने वाले हैं। रॉ मटेरियल यूज फॉर द होम्योपैथिक प्रिपरेशन शुड बी कैरेक्टराइज्ड टू डिटरमाइन वेयर एप्लीकेबल द ओरिजिन, द हिस्ट्री एंड द नेचर ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल। अब इसमें हम लोग को ये डिटरमाइन होना पड़ेगा कि जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ का है। मान के चलिए, मैं ये नहीं कहता कि नहीं जी कलकत्ता का बर्बेरिन परसेंटेज कम है तो वो आप यूज मत कीजिए, लेकिन आप एटलीस्ट लिख दीजिए कि इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम कोलकाता एंड बर्बेरिन परसेंटेज दिस एंड दैट, जो भी है। आपको 20% मिलता है 20% लिखिए, 10% मिलता है 10% लिखिए, 50% मिलता है 50% लिख दीजिए। यदि केरल के बर्बेरिस बुल्गारिस के प्लांट में यदि 80% मिलता है या 40% मिलता है या 20% मिलता है, जो भी मिलता है बर्बेरिन का परसेंट, आप उसको लिखिए इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम केरला एंड द बर्बेरिन परसेंटेज इज सो एंड सो। आप यहाँ पे हम लोग कहीं भी किसी भी मैन्युफैक्चरर को लिखते हुए तो नहीं देखा। तो ये जब तक क्लेरिफाई नहीं होगा तब तक हम लोग इस पे काम बहुत ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसमें देखिए बॉटनिकल ओरिजिन है तो इसमें स्पेसीज, जीनस, सब स्पेसीज, वेराइटीज का भी इसमें असर होता है। तो इसमें authority of the name, family, other information and appropriate such as ectopic, ecotype, chemotype and phenotype, part employed, the state of material, possible pharmacologically active or toxic constituents, microscopic and microscopic descriptions। ये सारे डिस्क्रिप्शंस आपके पास होने भी चाहिए, मैन्युफैक्चरर के पास होते भी हैं, लेकिन हम होम्योपैथ्स को नहीं मालूम होता है कि ये ओरिजिन, इसका ओरिजिन कहाँ है, या कम मालूम होता है कि इसका ओरिजिन और इसका पूरी बायोग्राफी एक प्लांट की हम लोगों को कहाँ मालूम होती है, उसकी फार्माकोलॉजी कहाँ मालूम होती है, बहुत कम मालूम होती है। हम लोग सिर्फ अपनी मेडिसिन तक ही सीमित रखते हैं और अपनी मेडिसिन को ही लिखते हैं और उसको समझते हैं, और इसका इफेक्ट जरूर जानने की कोशिश करते हैं हम लोग कि हाँ इसका इफेक्ट कितना है, इसका इफेक्ट कितना है, इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं, बहुत सारे सीरीज करते हैं, लेकिन फार्माकोलॉजिकल स्टडी के बारे में बहुत हम लोग कम डिस्कस करते हैं, या किसी मेडिसिन का इस तरह के सेफ्टी इश्यूज पे हम लोग बहुत कम बात करते हैं। इस पे हम लोगों को बात करने की जरूरत है। सेकेंड पॉइंट है इफ द बायोलॉजिकल ओरिजिन बाय द फिजिकल, एनाटॉमिकल एंड हिस्टोलॉजिकल स्टेट। हम उसमें अभी मैंने बात किया अभी आप लोगों को कि बायोलॉजिकल ओरिजिन यदि कोई है तो फिजिकल, एनाटॉमिकल, हिस्टोलॉजिकल हिस्ट्री भी आपके पास होनी चाहिए, कि ऐसा तो नहीं कि जो हम लोग एनिमल यूज कर रहे हैं या एनिमल का पार्ट्स यूज कर रहे हैं तो वो उसकी पूरी हिस्ट्री होनी चाहिए हमारे पास, वो जो कि हम लोग मैन्युफैक्चरर नहीं रखते उसको। बस आया मटेरियल और उसको यूज़ किया और उस मटेरियल को हम लोगों ने पूरा डेटा बना के रखा, और कौन से बैच में कौन से मटेरियल को यूज़ किया ये भी नहीं रहता। बैच नंबर जरूर हम लोग मैन्युफैक्चरर डालते हैं, लेकिन इस बैच में ये मटेरियल यूज़ हुआ है, इस बैच में ये मटेरियल यूज़ हुआ है, तो नहीं रहता। क्या एक ही बैच में या 10 बैच में एक ही मटेरियल थोड़ी यूज़ करते होंगे, तो कहीं ना कहीं इसमें झोल झाल मेरे को लगता है, इसको देखने की जरूरत है। तो मिनरल एंड केमिकल्स में भी इसके चीज़ों को रखने की जरूरत है, और ये तभी संभव है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि प्लांट किंगडम से जो रिलेटेड जितने भी प्लांट्स हैं उसके लिए बॉटनिस्ट, एक्सपीरियंस बॉटनिस्ट और बैक्टीरिया और वायरस से यदि कोई मेडिसिन हम लोग बना रहे हैं तो वायरोलॉजिस्ट होना चाहिए, जूलॉजिस्ट होना चाहिए, और होम्योपैथी का एक्सपर्ट बंदा होना चाहिए, तभी ये सारी चीजें मेंटेन हो पाएंगी। एक व्यक्ति से या एक किसी केमिस्ट के रख देने से ये सारी चीजें संभव नहीं है, और हम वही कर रहे हैं जो ये जो अभी चीजें हो रही है, इस पे अलग अलग चीजों में अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग व्यक्ति को रख करके, एक्सपर्ट को रख करके हम लोगों को काम करते हैं। अब हम केवल एक प्लांट मटेरियल पे केवल क्वालिटी की बात करें तो इसमें प्रोविजन रिगार्डिंग क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द प्लांट मटेरियल यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। पहला तो आइडेंटिफिकेशन ही है। आइडेंटिफिकेशन में सोर्स मटेरियल में हम लोग साइंटिफिक नेम उसका जानना पड़ेगा, स्टेज ऑफ ग्रोथ, किस ग्रोथ पे हम लोगों ने इसको कल्टिवेट किया है, पार्ट ऑफ प्लांट यूज, हम कौन सा पार्ट प्लांट का यूज कर रहे हैं। कई बारी सारे प्लांट्स को ही हम लोग यूज कर लेते हैं जबकि केवल उसका रूट यूज करना होता है। सारे प्लांट्स को कभी केवल हम लोग लिव्स को यूज करना होता है लेकिन सारे प्लांट्स को यूज कर लेते हैं, तो इसकी क्लैरिटी हमारे पास नहीं होती। जैसे ये बहुत सारा अक्सर एगिल फोलिया एंड एगिल मार्म के केस में ऐसा बहुत सारा मिस्टेक्स देखा गया है
कि एगिलमार और एगिलफोलिया में लोग कंपेयर नहीं कर पाते हैं कि ये क्या इसमें लीव्स देना है या इसका फ्रूट देना है। तो कई बार फ्रूट्स ही लोग यूज कर लेते हैं और चलता है। तो ये माइनर डिफरेंस की वजह से हम लोग क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं और एक सेफ्टी इश्यूज भी क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। तीसरा, इंफॉर्मेशन अबाउट द वेदर मटेरियल वेर कल्टिवेटेड, और उसमें कौन से वेदर में हमने कल्टीवेट किया है। ये तो पूरा डिस्पेंसिंग का पार्ट है और ये कैसे कल्टीवेट करते हैं इस पर हम लोगों को इस पर बहुत ज्यादा हम लोग बात नहीं करते, लेकिन इसका इफेक्ट इस पे पड़ता है। जैसे मान के चलिए कि आपने जिस सीजन का जो प्लांट है उस सीजन में आपने कल्टीवेट किया है या किसी और सीजन में आपने कल्टीवेट किया है, और कल्टीवेट करने के बाद प्रिजर्व कैसे किया है, वो सारी भी चीजें क्वालिटी उसी पे डिपेंड करती है। यदि क्वालिटी आपने इसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं किया है, प्रॉपर तरीके से कल्टीवेट नहीं किया, प्रॉपर तरीके से प्रिजर्व नहीं किया, प्रॉपर तरीके से उसको आपने नहीं किया है, तो वो क्वालिटी इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। आप चाहे देखने के लिए तो बेशक आप मेडिसिन को बना देंगे, लेकिन वो पोटेंशियल नहीं ले पाएंगे जो पोटेंशियल आपको चाहिए। तो इस पे बहुत सारी चीजें इस पे जरूरत है हम लोगों को प्लांट मटेरियल पर समझने की। इसमें जो सेकंड चीज है बहुत ज्यादा जो केयरफुल बात है, इसमें लिमिट टेस्ट की बात है। प्लांट मटेरियल में हम लोगों को लिमिट टेस्ट बहुत मैंडेटरी कर देना चाहिए, गवर्नमेंट को भी और मैन्युफैक्चरर्स को भी इस पे केयर करना चाहिए कि जो प्लांट्स हम लोग लेके आते हैं वो पेस्टिसाइड्स का परसेंटेज हम लोग नहीं निकाल पाते हैं। पेस्टिसाइड कितना परसेंट हम यूज कर रहे हैं हमें मालूम ही नहीं है। वो हो सकता है कि पेस्टिसाइड्स किसी के लिए हार्मफुल हो जाए, किसी बॉडी में तो टॉलरेबल होगा तो चलो टॉलरेट कर जाएगा, लेकिन किसी बॉडी में यदि पेस्टिसाइड्स टॉलरेट करने की क्षमता नहीं है तो वो हो सकता है कि उसको नुकसान कर जाए। हैवी मेटल्स किसी को नुकसान कर सकता है। तो हम इसके लिए लिमिट टेस्ट मैंडेटरी कर दें, और लिमिट टेस्ट हर रॉ मटेरियल का होना चाहिए, हर प्लांट मटेरियल का मटेरियल सोर्सेज का होना चाहिए। ये मैंडेटरी कर दें और उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग हो कि हाँ इसमें इतना परसेंटेज वाला पेस्टिसाइड्स ही इतना परसेंटेज पेस्टिसाइड्स है इसमें इस प्लांट में जो हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये क्लियर होना चाहिए, और क्लियर कंसेप्ट यदि अथॉरिटी को यदि आप नहीं देते हैं तो फिर उसको आप बैन कर सकते हैं। तो इस पे हम लोग मैन्युफैक्चरर्स में सावधान है, नहीं कोई अथॉरिटी इस पे केयर करती है, और इस पे पेस्टिसाइड्स एंड हैवी मेटल्स और बैक्टीरिया और माइकोटॉक्सिन्स वाला इस पे कोई काम नहीं होता है हम लोग क्या। तो प्लांट मटेरियल के सोर्सेज को कभी भी हम यूज करते हैं तो लिमिट टेस्ट बहुत मैंडेटरी कर दीजिए। लिमिट टेस्ट मैंडेटरी करने के बाद ये सारी चीजें परसेंटेज वाइज निकल के आ जाएंगी, और उसके बाद यदि वो किसी के लिए हार्मफुल नहीं हो तभी वो उस प्लांट को हम यूज करें, तभी उस प्लांट का मेडिसिन हम बनाएं और उसकी फिर आगे की प्रोसेस करें। तो ये चीज इसमें लिमिट टेस्ट को मैंडेटरी करना जरूरी है, जिससे कि हमें बैक्टीरिया और माइक्रोटॉक्सिन्स का भी पता चलता है, हैवी मेटल्स का परसेंटेज पता चलता है, और पेस्टिसाइड्स का भी पता चलता है। कंप्लीमेंट्री टेस्ट में आप देखिए इसमें फॉरेन मैटर, टोटल एश, वाटर कंटेंट्स कितना है, बिटरनेस वैल्यू कितनी है, लॉस ऑफ ड्राइंग कितना है, रेडियो एक्टिव कंटेमिनेंट्स कितना है, इसको भी करने की जरूरत है। और इस पे बहुत ज़्यादा इसमें कोई काम होता नहीं है, और नहीं फार्माकोपिया में इसका कोई स्पेसिफिकेशन है कि नहीं इसको हम लोग कैसे मेंटेन करेंगे। तो ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम फॉरेन मैटर, टोटल एश, वाटर कंटेंट्स में मॉइस्चर कंटेंट्स की बात लोग करते हैं। तो मॉइस्चर कंटेंट्स में मॉइस्चर फ्री करके तो मेडिसिन बनती है। बाकी बिटरनेस वैल्यू और टोटल ऐश वैल्यू भी आजकल निकाल रहे हैं। फॉरेन मैटर भी बहुत इजी है। बिटरनेस वैल्यू और लॉस ऑफ ड्राइंग का बहुत कम मैन्युफैक्चरर्स को करते हैं, और रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन को बहुत कम मैन्युफैक्चरर करते हैं। बाकी तीन तो ठीक है, बाकी तीन के लिए हम लोगों को और आवश्यकता है इस पे काम करने की। जो सबसे ज्यादा मेरे को सारा ये सेफ्टी इश्यूज पे हम लोग बात कर रहे हैं, सारे सेशन का जो हमें मेन पार्ट जो लगा कि हाईली पोटेंटाइज मेडिसिन तो मान के चलिए कन्वेंशनल लोग मानते हैं कि नहीं जी इसमें तो दवाई नहीं है, तो उसमें बहुत ज्यादा ठीक है हम थोड़ा सा केयरलेस हो सकते हैं। लेकिन
एनिमल और ह्यूमन मटेरियल से रिलेटेड यदि लो पोटेंसीज को हम लोग यूज कर रहे हैं, लो पोटेंसी में तो यूज करना ही नहीं चाहिए। बहुत सारे लोगों को मालूम भी होगा कि लो पोटेंसीज में एनिमल और ह्यूमन मटेरियल्स लो पोटेंसी में हम लोग यूज नहीं करना चाहिए, हाई पोटेंसी में यूज करना चाहिए, हाईली डाइल्यूटेड यूज नहीं करना चाहिए। उसमें यदि डेसिमल या सेंटिसिमल स्केल में मेडिसिन बनी हुई हैं तो वो नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इसमें हम लोगों को जो ट्रांसमिशेबल स्पॉन्जी फॉर्म इको इंसेफेलोपैथी जो होती है, टीएससी जिसको बोलते हैं हम लोग, तो इसको कैसे मिनिमाइज किया जाए। इसको मिनिमाइज करेंगे तो रिस्क फैक्टर भी मिनिमाइज हो जाएगा। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए अभी हम लोग बहुत ज़्यादा इस पे काम नहीं कर पा रहे हैं, और इसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोगों को काम करना पड़ेगा ताकि एक दूसरे से किसी से ट्रांसमिट हो जाए और वो पूरे तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा टीएससी का, टीएससी सेफ्टी का। तो द डाइल्यूशन प्रोसेस अलोन इज नॉट सफिशिएंट। अब देखिए लोग मानते हैं कि नहीं जी हाईली डाइल्यूटेड कर दिया हमने तो उसका टीएससी सेफ्टी हो गया, चलिए उसमें ट्रांसमिटिंग एजेंट नहीं रहा। लेकिन यदि दूसरे एंगल से सोचें तो क्या विदाउट प्रेजेंस के कोई मेडिसिन काम करती है क्या? यदि हम प्लांट किंगडम से ही रिलेटेड बात करें तो उसमें मटेरियल डोज तो होता है ना। मटेरियल डोज किसका होता है? प्लांट मटेरियल का ही होता है। तो उसी तरीके से सिमिलरली यदि हम ह्यूमन और एनिमल सोर्सेस की मेडिसिन को माने तो ह्यूमन एंड एनिमल सोर्सेस की मेडिसिन को यदि मानते हैं तो निश्चित रूप से ये जो बैक्टीरिया और वायरस से जो मेडिसिन हम बना रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं उसकी प्रेजेंस है तभी वो मेडिसिन काम करती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि नहीं भाई किसी के लिए वो नुकसानदायक हो जाए। हाईली डाइल्यूटेड होने के बाद ठीक है मैक्सिमम लोगों पर नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के लिए भी यदि नुकसान हो गया तो बहुत ज्यादा डेंजरस स्थिति हो जाएगी। तो इस पे हम लोगों को अब जैसे लीड पे काम करते हैं, पारा पे काम करते हैं, मरकरी की जितनी भी प्रोडक्शन है इसमें हम लोगों को थोड़ा सा जैसे मिनरल और केमिकल हेलो, शायद डॉक्टर कान सर के इंटरनेट में शायद कुछ प्रॉब्लम आ गई है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो लोग भी ऐसे लोग हैं जो जनरल हमारे फेसबुक पे इसको सुन रहे हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर्स नहीं हैं, या ऐसे कुछ लोग जो जनरल पब्लिक से डिनोट करते हैं, आप प्लीज़ इन सब चीज़ों से घबराइए मत, क्योंकि हम जब सेफ्टी इश्यूज़ की बात करते हैं तो ये सभी के लिए लागू होता है। अगर हम सेफ्टी इशू को लेकर के चलें तो हमारे हर चीज़ में कहीं न कहीं ये पाया जाता है कि हमें हर चीज़ में सेफ्टी बरतनी चाहिए। मसलन कि हमें सेफ्टी कैसे रखनी है अपनी, ये कोविड ने शायद सबसे ज़्यादा सिखाई है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हमारे स्टैंडर्ड्स इंडिया में आज भी मेंटेन नहीं हो रही है। अगर हम सिर्फ छोटे से काली मिर्च की बात कर लें, जो हमारे घर में कॉमनली यूज़ होती है, उसके भी सेफ्टी मेजर्स पूरे नहीं हैं। और बहुत सारी ऐसी कंपनियाज़ हैं जो वाक़ई में सेफ्टी मेजर्स को फॉलो नहीं करती, लेकिन ये हम डॉक्टर्स का हक है और हमारी राइट बन जाते हैं कि हम किस कंपनी को चूज़ कर रहे हैं। इससे एक बात और भी पता लगी जो आज डॉक्टर कांत सर ने हमें बताई, कि बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने आप मेडिसिन को खरीदते हैं, वो एक बार ज़रूर सोचें कि आप क्या ले रहे हैं, क्या नहीं। इसलिए किसी भी डॉक्टर की सलाह के बिना कोई मेडिसिन ना लें। डॉक्टर कांत सर, आप वापस डॉक्टर कांत सर, आप सुन पा रहे हैं? अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ जी, ठीक है, जी सर। इंटरनेट इशू आ गया था। कोई बात नहीं सर, कंटिन्यू करिए। हाँ ठीक है, हम लोग इस पे क्वालिटी कंट्रोल इशू फॉर एनिमल एंड ह्यूमन मटेरियल पे थे। तो इसमें जो हम लोग बात कर रहे थे टीएससी पे, तो ट्रांसमिसेबल स्पॉन्जिफॉर्म इको इंसेफेलोपैथी पे हम लोग बात कर रहे थे। तो इंसेफेलोपैथी को ट्रांसमिटिंग एजेंट है, तो ट्रांसमिटिंग एजेंट को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, इसके रिस्क को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, इस पे हम लोगों को काम करने की जरूरत है।
मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है, बिल्कुल परफेक्ट है। स्लाइड आगे नहीं बढ़ रहा ना। ठीक है। सॉरी टू डिस्टर्ब। ठीक है, हम लोग इस पे अभी क्वालिटी कंट्रोल इशू फॉर एनिमल एंड ह्यूमन मटेरियल्स पे बात कर रहे थे और टीएससी पे बात कर रहे थे, तो इस पे हम लोगों को जरूरत है इस पे केयर करने की। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, बिकॉज एनिमल डिराइव्ड ऑर्गन एंड सिक्रेशंस हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ इन्फेक्टिबिलिटी, टिश्यूज कैन बी ग्रुप्ड इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग कैटेगरीज। आप लोगों को मालूम है कि जो इन्फेक्टिविटी जो लेवल है सबका अलग अलग है, सबके एनिमल्स के जितने भी डिराइव्ड ऑर्गन्स एंड सेक्रेशंस हैं, तो सबके इन्फेक्टिविटी लेवल जो है वो सबका अलग अलग है, किसी का लो है किसी का ज़्यादा है। तो हम ये नहीं मान के काम कर सकते कि नहीं जो हमने हाईली पोटेंटाइज कर दिया, हाईली डाइल्यूट कर दिया, तो इस पे इनएक्टिव मटेरियल सारे हो गए। तो उस पर हम लोगों को टीएससी लेवल पे उस पर थोड़ा सा केयर करने की जरूरत है। Only first step preparation may be distributed as homeopathic medicines or intermediates। हम लोग क्या करते हैं इसमें, सिर्फ देखा होगा आपने कि केवल इसमें फिल्ट्रेशन एंड पास्चुराइजेशन, स्टरलाइजेशन एंड प्रेसिपिटेशन करके ही हम लोग ये मान लेते हैं कि नहीं जो लेवल है हमारा ठीक हो गया और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक है, और इसको हम लोग फर्स्ट सेफ प्रिपरेशन बोलते हैं। तो फर्स्ट सेफ प्रिपरेशन इज नॉट enough to protect from the spreading and protect from the virus and bacteria। So first level के बाद भी हम लोगों को सोचने की जरूरत है, जिसमें कि उसके बाद भी काम हो सकता है, और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दिस शुड कंप्लाई विद द प्रिंसिपल ऑफ मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेनिक एजेंट्स, टॉकिंग इनटू द अकाउंट ऑफ species infection potential other than the homeopathic therapeutics agents। ये बहुत मैंने अभी ये कई बार मैं बोल दिया कि ट्रांसमिशन लेवल के रिस्क को कम करने की जरूरत है, मिनिमाइज करने की जरूरत है। और फर्स्ट से प्रिपरेशन सिर्फ डाइल्यूशन में बोल देने से कि नहीं हाईली डाइल्यूटेड है और फर्स्ट से प्रिपरेशन हमने कर दिया है तो ये काफ़ी है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ या WHO भी सहमत नहीं है। तो इसके ऊपर भी हम लोगों को काम करने की जरूरत है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा, सेफ्टी स्टडीज टेकिंग बोथ वायरल एंड नॉन वायरल advantageous agent into the consideration should be performed at this lowest level period to manufacturing further dilution and or the other homeopathic preparation। अब इस पे सेफ्टी स्टडीज में हम लोग को वायरल और नॉन वायरल एडवांटेजेस दोनों एजेंट्स पे हम लोगों को बात करने की जरूरत है, और दोनों एजेंट्स को हम लोगों को प्रोटेक्ट करने की, दोनों एजेंट्स प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, और इस पे हम लोगों को ध्यान देना है। बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज फॉर मटेरियल एंड केमिकल मटेरियल पे, है ना। तो केमिकल और मिनरल मटेरियल, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो मिनरल्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी हैं, वो जैसे मरकरी हम लोग यूज़ करते हैं, तो मरकरी यूज़ करते हैं तो कौन से फॉर्म में यूज़ करते हैं, कौन से मेथड्स में बनाते हैं, वो सारी चीज़ों को हम लोगों को देखना पड़ेगा। इफ मिनरल और केमिकल आर यूज्ड एज सोर्स मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, टेस्ट शुड बी कैरिड आउट to the determination and determine and identity the source of origin। ये आपको बहुत ज़रूरत है इस चीज़ को। सॉरी, स्लाइड दिख रही है, वॉइस आ रही है ना डॉक्टर दीपक? जी बिल्कुल आ रही सर। ओके, सो to detect the second point is to detect the possible contaminants with heavy metals and any other possible toxic constituents। मिनरल में और केमिकल में बहुत हैवी मेटल्स, जैसे यदि हम HG पारा वगैरह यूज़ करते हैं तो ये हैवी मेटल्स हैं, तो इसको हम लोग कैसे
एक सेफ मोड में इसको अप्लाई कर सकते हैं। सेफ मोड में हम लोग मैन्युफैक्चरर को दवाई दे सकते हैं, बना सकते हैं। टॉक्सिक कंस्टिट्यूएंट्स इसमें जो हार्मफुल कंस्टिट्यूएंट्स हैं उसको कैसे हम लोग लो से लो लेवल पे हाई रिस्क पे कर सकते हैं या उसको आउट कर सकते हैं, तो इस पे भी हम लोगों को काम करना पड़ेगा ताकि ये सेफ्टी इश्यूज पे थोड़ा सा फिट बैठे और लोगों के लिए सेफ रहे। थर्ड पॉइंट है द प्यूरिफिकेशन प्रोसीड्योर मस्ट बी डिस्क्राइब्ड। प्यूरिफिकेशन प्रोसीड्योर को भी हम लोगों को एक अलग से रखना पड़ेगा कि प्यूरिफिकेशन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। प्यूरिफिकेशन के लिए हम लोग सारे सोर्सेस के अलग अलग प्यूरिफिकेशन सेक्शंस को रखना पड़ेगा हम लोगों को, और प्यूरिफाई करके ही मेडिसिन को हम लोगों को प्रिपेयर करना पड़ेगा और फाइनल स्टेज के लिए भेजना पड़ेगा। तो इसके लिए कोई डिस्क्रिप्शंस नहीं होती, सारे एक ही प्लेस में हम लोग प्यूरिफिकेशन सिस्टम करते हैं। तो इस पे भी हम लोगों को सोचने की जरूरत है। चौथा पॉइंट है हमारा, फोर्थ पॉइंट इज फॉर मिनरल्स एंड केमिकल्स डाटा मस्ट बी प्रेजेंटेड ऑन द सोर्स मटेरियल, अपीयरेंस एंड डिस्क्रिप्शंस ऑफ रॉ मटेरियल, आइडेंटिटी टेस्ट, प्योरिटी टेस्ट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ कंटेंट्स। इसमें मिनरल एंड केमिकल में भी ये चीज़ हम लोगों को मेंटेन रखनी पड़ेगी, पूरे डाटास को मेंटेन रखना पड़ेगा। सोर्स मटेरियल को, जैसे सपोज मान के चलिए हम कोई मिनरल यूज़ कर रहे हैं तो कौन से लोकेशन का हम लोग मिनरल यूज़ कर रहे हैं, कौन से लोकेशन का केमिकल यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को एक डेटा बना कर रखना पड़ेगा जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ किसी भी मैन्युफैक्चरर से मांग दीजिए कि नहीं जी आप सल्फर कहाँ का यूज़ कर रहे हैं, तो उनके पास डेटा शायद कम होगा। नहीं हम लोग तो ड्रग बाहर से खरीदा, हम लोगों ने यूज़ कर लिया, लेकिन उसका ओरिजिन जो है या लोकेशन, उसका एग्जैक्ट लोकेशन हम लोगों को नहीं मालूम होता है। जो ड्रग सप्लायर लेके आता है उसको हम लोग मान लेते हैं कि वो अच्छा है और उसको हम लोग उसी हिसाब से काम करते हैं। उससे हम लोगों को एक ये मालूम पड़ेगा कि नहीं जी उसका क्लाइमेट कैसा है, जहाँ पे ओरिजिन प्लेस यदि मालूम पड़ जाता है तो उसका क्लाइमेट कैसा है, उस क्लाइमेट से उस मेडिसिन में या उस मिनरल्स में या कितना हम लोगों को कितनी ऑथेंटिसिटी है उसमें, और उसके बाद फिर हम लोग फिर टेस्ट के लिए आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो रॉ मटेरियल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, प्योरिटी टेस्ट एंड डिटर्मिनेशन कंटेंट्स, इसमें सारी चीज़ों को हम लोग को मेंटेन रखना पड़ता है। और यदि इफ दिस डाटाज आर एब्सेंट, जस्टिफिकेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड। ये मैन्युफैक्चरर को जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि आपने डाटा यदि नहीं रखा है तो क्यों नहीं रखा है, और यदि जो मटेरियल यूज़ किया है आपने तो कौन सा मटेरियल और कैसे यूज़ किया है। तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी मैन्युफैक्चरर्स को। क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज फॉर मदर टिंचर की क्वालिटी को यदि हम देखते हैं तो इसमें आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग ऑफिशियली जो फार्माकोपिया है, ऑफिशियल फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग हम लोग मदर टिंचर को प्रिपेयर करते हैं, और जो फार्माकोपिया में लिखा है उसी के हिसाब से हम लोग मदर टिंचर बनाते हैं। तो फार्माकोपिया को तो ठीक करने की, जहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है उसको ठीक करने की जरूरत तो है ही। साथ में द फॉलोइंग डाटा शुड बी प्रेजेंटेड और देयर एब्सेंस नीड टू बी जस्टिफाइड। ये करना जरूरी पड़ेगा क्योंकि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आपको प्रॉपर लिखना है, रेफरेंस टू जनरल प्रोसीड्योर्स एंड अपीयरेंस एंड डिस्क्रिप्शंस पूरा, आइडेंटिटी टेस्ट, प्योरिटी टेस्ट, प्रोसीड्योर फॉर स्टेबिलिटी टेस्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ कंटेंट्स, ये सब सारी चीज़ें आप लोगों को जो डिटर्मिनेशन ऑफ टॉक्सिक कंस्टिट्यूएंट्स, ये सब सारा मैन्युफैक्चरर्स लोगों को लिखना चाहिए, जो कि ये नहीं करते हैं मेंटेन, और यदि जो मेंटेन नहीं करते हैं उनको जस्टिफाई भी करना। लेकिन आने वाले टाइम में ये सब सारी चीज़ें इस पर WHO काम कर रहा है, उसकी क्वालिटी को स्टैंडर्डाइज करने के लिए ये सब सारे मैन्युफैक्चरर्स को फॉलो करना ही पड़ेगा, टाइम जो भी लग जाए। लेकिन अभी जो ये सेफ्टी इश्यूज है, हम लोग कैसे मेडिसिन की क्वालिटी को यूज कर रहे हैं वो हम लोगों को समझने की जरूरत है। फिनिश्ड प्रोडक्ट की क्वालिटी को हम लोग कैसे देखते हैं वो आप देखिए। आइडेंटिटी एंड कंटेंट्स, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली द टेस्ट फॉर informity of the contents is not appropriate either to determine the potency or to demonstrate that the source material or its characteristics constituents cannot be detected। अब आप देखिए इसमें कैसे उस पर तो जो लेबल लगा है उसी को हम मान लेते हैं कि हाँ ये 30 पोटेंसी है। यदि मान के चलिए कि उसमें 10 स्टॉक देना है या बैक पोटेंसी हमको 29 यूज करनी है और 30 यूज कर लिया हमने, तो 30 यूज करके हमने उसको पोटेंटाइज किया तो 31 बन गई, लेकिन और 29 को पोटेंटाइज करके हमने बनाया तो डायनेमाइज किया तो 30 बनी। तो लेकिन अब वो जो बनाने वाले लोग हैं, अब देखिए
यही चीज़ मैं इस चीज़ में बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को इस सेशन में, कि जो बनाने वाले लोग हैं वो एक्सपीरियंस लोग हैं, और किसी भी मनुष्य से कहीं ना कहीं गलतियां हो सकती हैं। तो इस पे बहुत ऑथेंटिसिटी की जरूरत है, बहुत एक्यूरेसी की जरूरत है, और बहुत ऑनेस्टी की जरूरत है। इस पे यूनिफॉर्म तरीके से काम करने के लिए हमारे पास अभी कोई ऐसा न टेस्ट है, न कहीं कुछ है ऐसा कि हम कैसे इसको मेजर कर पाए कि नहीं ये 30 पोटेंसी ही है, या ये 200 पोटेंसी है, ये 201 नहीं है, 202 नहीं है, या 199 नहीं है। ये अभी हमारे पास कोई ऐसा एक्यूरेसी का सब्जेक्ट नहीं है, और हम उसको टेस्ट भी नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, इस पर हम लोगों को यूनिफॉर्म तरीके से काम करने की जरूरत है। क्वालिटी ऑफ डोजेस की जहां तक बात करते हैं, डोसेस इज आल्सो नॉट मेंशन ऑन द डाइल्यूशन। आप देखिए किसी भी डाइल्यूशन में मदर नेचर पे डोसेस नहीं लिखा होता है कि डोसेस क्या रखना है, डोसेस आपको डिसाइड करना है। और जबकि ये सारा फार्मास्यूटिक्स का पार्ट है, ये सारा फार्मास्यूटिकल्स जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उसको बताना होता है। कुछ अब टैबलेट्स की यदि हम बात करते हैं तो टैबलेट्स में कुछ टैबलेट्स छोटी होती हैं, कुछ टैबलेट्स बड़ी होती हैं, कुछ 25 ग्राम की होती हैं, कुछ 2.5 ग्राम की होती हैं, कुछ 30 ग्राम की होती हैं। तो सबका अलग अलग मटेरियल डोज हो जाता है, तो उसमें भी यूनिफॉर्म तरीका नहीं है। तो विस्कोसिटी टेस्ट होना चाहिए ऑइंटमेंट के लिए, तो विस्कोसिटी टेस्ट भी कई बार मैन्युफैक्चरर्स नहीं करते हैं, और इसके लिए बहुत ज़्यादा कोई मैंडेटरी रूल नहीं है। तो इसमें भी तो अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग टेस्ट बहुत मैंडेटरी है, और उसको मेंटेन रखने के लिए सारे टेस्ट से चीज़ों को गुजरना चाहिए, जो कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को मेंटेन करना आवश्यक है। और उस पर गवर्नमेंट के अंडर में या गवर्नमेंट के सुपरविजन में या अथॉरिटीज जो भी डिसाइडेड अथॉरिटीज हैं उसके अंडर में इन सब सारी चीज़ों को मेंटेन रखना जरूरी है। प्राइस कंट्रोल कोई भी नहीं है। अब देखिए अब हम इस पे प्राइस पे भी बात कर लेते हैं। प्राइस कंट्रोल, वही मदर टिंचर कोई 100 रुपए में बेच रहा है, कोई 250 रुपए में बेच रहा है, कोई 150 रुपए में बेच रहा है, कोई 180 रुपए में बेच रहा है। क्यों ऐसा वेरिएशन है? अब पेशेंट भी कंफ्यूज है, हम भी कंफ्यूज हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी कंफ्यूज हैं कि हम कौन सी क्वालिटी को यूज करें, कौन से कंपनी को यूज करें, कहाँ पे गैप है जिसकी वजह से अब हम ये मान लेते हैं, चूंकि हमारा ह्यूमन नेचर है, तो हम ये मान लेते हैं कि नहीं जो महंगी दवाई होगी वो अच्छी इफेक्टिव होगी उसकी, या उसकी एक्यूरेसी अच्छी होगी। लेकिन इसकी भी तो कोई गारंटी नहीं है ना। तो अब इसमें प्राइस वेरिएशंस भी बहुत ज्यादा हैं। प्राइस वेरिएशंस होने के मैन्युफैक्चर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैन्युफैक्चर इसमें दोषी है। दोषी इसलिए नहीं है कि मैंने बताया आपको कि इसमें चूंकि डाइवर्सिटी होने की वजह से इसके अलग अलग ड्रग मटेरियल्स आते हैं। अलग अलग ड्रग मटेरियल, जैसे मान के चलिए कि यदि हमने केरला वाला ड्रग यूज किया और उसमें बर्बेरिन का परसेंटेज ज्यादा है, तो ऑफकोर्स वो आपको ज्यादा कॉस्ट में बेचेगा, और यदि इसकी लो क्वालिटी है तो इसमें आपको सस्ती दे देगा। लेकिन आपने तो आपको यदि सिर्फ कलर मिलाना है, तो कलर मिलाने के लिए तो कलकत्ता वाला भी काफी है, या कोई और स्टेट का भी काफी है, या कोई और जो सप्लायर है उसका भी काफी है। लेकिन यदि आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है तो यू मस्ट बी गो टू द अल्कलाइड परसेंटेज। तो अल्कलाइड परसेंटेज में कितना क्या है उसके हिसाब से फिर आप उसकी क्वालिटी को डिसाइड कीजिए, और चाहे महंगी हो या सस्ती हो सबके लिए एक ही कर दीजिए। तो ये जो वेरिएशंस हैं उसको ठीक करने की जरूरत है गवर्नमेंट अथॉरिटीज को भी और मैन्युफैक्चरर्स को भी, और हम लोगों को भी उस पर सोचने की जरूरत है, ताकि हम उसको ठीक करके, ताकि उसमें जो सेफ्टी इश्यूज रेज हो रहे हैं, जो मान के चलिए कि मार्केट में कंपटीशन में सस्ता माल आ गया, उसमें कोई महंगा पड़ रहा है, तो उसको ऑफकोर्स वो क्वालिटी को डिक्रीज करने के लिए वो सारी चीज़ों को कम करेगा, सारे टेस्टेस को कम करेगा, सारे चीज़ों को कम करते हुए फिर वो मार्केट में, चूंकि कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो उसको मार्केट कम्पीट करने के लिए उसको क्वालिटी को लो करेगा। फिर लो क्वालिटी करेगा तो फिर आपकी क्वालिटी भी कम होएगी और साथ में रिस्क फैक्टर्स भी बढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करनी होंगी। अब क्वालिटी कंट्रोल इशू फॉर डाइल्यूएंट्स एंड एक्सिपिएंट्स भी हैं। इसमें डाइल्यूएंट्स और एक्सिपिएंट्स जितने भी हैं उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज आती हैं। जैसे जो भी हम व्हीकल्स यूज करते हैं, व्हीकल्स हम आइदर वी आर यूजिंग द डिस्टिल्ड वाटर, अल्कोहल और शुगर ऑफ मिल्क, ये जितने भी हैं इसमें ऐसा नहीं कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये मेडिसिन में इंक्लूड रहते हैं, तो विदाउट डाइल्यूएंट्स तो हम कोई मेडिसिन नहीं बना सकते।
तो हम जो भी डाइल्यूएंट्स यूज कर रहे हैं, अब डिस्टिल वाटर यूज कर रहे हैं या अल्कोहल यूज कर रहे हैं या शुगर ऑफ मिल्क यूज कर रहे हैं, तो हम सभी डाइल्यूएंट्स को भी हम प्योरिटी टेस्ट करते हैं। हमारे लैब में प्योरिटी टेस्ट ऑफ शुगर ऑफ मिल्क होता है, प्योरिटी टेस्ट अल्कोहल का भी होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो क्वालिफिकेशन ले रहे हैं उनको हम लोग ये सब सारा ट्रेंड करते हैं जी। लेकिन जो एक्सपीरियंस होल्डर लोग हैं उस पर केयर नहीं करते, या जो जीएमपी सर्टिफाइड कंपनियां नहीं है उस पर केयर नहीं करती हैं। चलिए शुगर ऑफ मिल्क का पैकेट लाया, उसको दे दिया। अब शुगर ऑफ मिल्क का पैकेट में कैसा शुगर ऑफ मिल्क है, अल्कोहल है तो अल्कोहल कैसा है, अल्कोहल की परसेंटेज कितनी है, अल्कोहल का स्ट्रेंथ कितना है, अल्कोहल यूज कर रहे हैं तो हम कौन सा अल्कोहल यूज कर रहे हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल यूज कर रहे हैं, डाइल्यूट अल्कोहल यूज कर रहे हैं या रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज कर रहे हैं। ये सब सारी चीजें हम लोगों को केयर करने की जरूरत है। और जो अच्छे मैन्युफैक्चरर हैं या जो केयरफुल हैं या जो ऑथेंटिक हैं, ये लोग उसको सारी चीज़ों को मेंटेन करते हैं। जो लोग नहीं मेंटेन करते फिर अपनी क्वालिटी को ख़राब करते हैं और पेशेंट के साथ सेफ्टी इश्यूज पे केयर नहीं करते सेफ्टी को। तो ये सारी बातें इसमें हम लोगों को समझने की जरूरत है। एक्सपेरिएंट्स एंड डाइल्यूएंट्स कंपाइल्ड विद द फार्माकोपी इन ऑफिशियल यूज और अदर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड डॉक्यूमेंट्स, ये तो ठीक है, ये तो है ही। इफ न्यू एक्सपीरियंस एंड डाइल्यूएंट्स आर इंक्लूडेड सफिशिएंट डाटा ऑन देयर सेफ्टी, हाँ ठीक है। यदि इसके अलावा भी यदि आप कोई डाइल्यूएंट्स यूज कर रहे हैं तो उसका पूरा डाटा और प्रॉपर एक नेशनल अथॉरिटी के अंदर में ही आपको उसको करना है। बहुत सारी इम्प्योरिटीज एंड कॉन्टेमिनेंट्स भी क्वालिटीज में होती हैं जिसमें कि लोग केयर नहीं करते। लो क्वालिटी रॉ मटेरियल, लो क्वालिटी की रॉ मटेरियल्स को यूज़ कर लेते हैं, कॉन्टामिनेटेड रॉ मटेरियल यूज़ कर लेते हैं, बहुत दिनों का स्टोरेज किया हुआ मटेरियल भी कई लोग यूज़ कर लेते हैं। सपोज फ्रेश मटेरियल आया लेकिन वो बहुत दिनों से पड़ा हुआ है तो उसको भी यूज़ कर लेते हैं। तो वहाँ पे फिर क्वालिटी और सेफ्टी ये दोनों ही चीज़ें अफेक्ट होती हैं। और सेफ्टी जब अफेक्ट होएगी तो पब्लिक डोमेन में वो नुकसान कहीं ना कहीं पहुंचाएगी और सारे सिस्टम को बदनाम करेगी। तो सबसे ये सारे सेशन का जो मेन इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ, यही कहने जा रहा हूँ कि सारे मैन्युफैक्चरर्स को सिर्फ बॉटनिस्ट रखने से काम नहीं चलेगा। बॉटनिस्ट के साथ साथ में एक तो बॉटनिस्ट रखिए ही एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड, दूसरा वायरोलॉजिस्ट भी रखिए, जूलॉजिस्ट भी रखिए। उसके बाद जो आपका एनालिटिकल केमिस्ट जो बी फार्मा करके और डी फार्मा करके जो लोग आते हैं उसको रिप्लेस करके होम्योपैथी का इतना स्टैंडर्ड बनाइए। चूंकि होम्योपैथी में अभी क्वालिफाइड फार्मास्यूटिकली क्वालिफाइड बी फार्मा एम फार्मा चूंकि कोर्स ही नहीं है अभी, और जो लोग हैं वो अभी डिप्लोमा होल्डर ही निकल रहे हैं, तो कम से कम एटलीस्ट ग्रेजुएट लेवल डॉक्टर्स को ही हम उसको उस लायक बना सकते हैं क्वालिफाइड करके कि या जैसे एमडी जो फार्मेसी से किए हुए हैं उनको हम उस लेवल पे कुछ ऐसा कर सकते हैं ताकि उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखा जा सके। तो ये 3-4 चीजें करने से हमारी क्वालिटी मेंटेन रहेंगी और हमारा सेफ्टी भी मेंटेन रहेगा और हम सारी चीजों को इससे मेंटेन कर पाएंगे। दूसरा, चूंकि वायरोलॉजिस्ट बॉटनिस्ट का काम नहीं कर सकता, बॉटनिस्ट वायरोलॉजिस्ट का काम नहीं कर सकता, जोलॉजिस्ट वायरोलॉजिस्ट का काम नहीं करता, वायरोलॉजिस्ट जियोलॉजिस्ट का काम नहीं कर सकता। ये तीनों चारों चीजें जो अलग अलग सोर्सेज से हमारे यहाँ मेडिसिन जो बन रही हैं वो केवल एक बॉटनिस्ट कैसे काम कर सकता है या एक एनालिटिकल केमिस्ट कैसे काम कर सकता है। सबके लिए हम लोगों को अलग अलग पर्सन रखना चाहिए हम लोगों को, और ताकि उस पर एक चीज पे फोकस करके उसकी क्वालिटी को निकाल करके ले आकर के फिर काम करें। तो आज के सेशन में हमारा शायद ये लास्ट, थैंक यू। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, और यदि कुछ ऐसा चीज है जो आप लोगों को समझ में नहीं आया है या कुछ ऐसा लगता है कि आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चन चल रहा है तो आप लोग क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कांत सर। थैंक यू सर। ये एक ऐसे इश्यूज हैं जो हमेशा से राइज होने चाहिए और होते रहने चाहिए। हालांकि हम लोगों का, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ध्यान थोड़ा कम जाता है, और मैंने अपने पिछले 2 या 3 लेक्चर में ग्लोब्यूल्स के बारे में भी कुछ बताया था लोगों को, और मैं हमेशा जो कंपनीज हैं वो स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देता हूँ और पूछता हूँ कि एक्चुअली आपकी कंपनी ऐसा क्या है जो होम्योपैथी में अच्छा कर रही है। अभी जब आपका थोड़ा सा इंटरनेट गायब हो गया था तो मैंने सब लोगों को ये बताया कि जो सेफ्टी इश्यूज हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए अलाउ हैं, ये सभी के लिए अलाउ है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के का सिस्टम हो, किसी भी स्ट्रीम की मेडिसिन हो, इवन हमारे खाने पीने को लेकर के। और जो सेफ्टी इश्यूज हमें कोविड ने सिखाए हैं वो उससे ज्यादा सेफ्टी इश्यूज तो कोई सिखा नहीं पाएगा।
मैंने एक एग्जांपल दिया था कि जैसे काली मिर्च है, हमारी काली मिर्च पे सेफ्टी इश्यूज नहीं है, हमारे खाने पीने पे सेफ्टी इश्यूज नहीं है, हमारी आइसक्रीम जो बन के आ रही है उन पे स्टैंडर्ड्स नहीं है, हमारी ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे हमारा स्टैंडर्डाइजेशन अभी भी नहीं है। पेट्रोल हमारा ठीक नहीं है, डीजल हमारा ठीक नहीं है, ऐसी बहुत सारे इश्यूज हैं। तो जो भी जनरल पीपल इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं वो ऐसा ना सोचे कि सिर्फ ये होम्योपैथी के लिए लागू है, ये सभी के लिए लागू है। हर एक चीज का स्टैंडर्डाइजेशन रखना बहुत जरूरी है हर सिस्टम में। इवन हमें अपने लाइफस्टाइल में भी स्टैंडर्डाइजेशन रखना बहुत जरूरी है, ये कोविड ने सिखाया है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ इश्यूज हैं, मैं चाहता हूं कि डॉक्टर वीपी सिंह सर पहले इस टॉपिक के बारे में बोलें, जो हमारे पैटर्न सर हैं, शुरुआत में ज्वाइन नहीं कर पाए थे लेकिन अभी हमारे साथ हैं। डॉक्टर वीपी सिंह सर। डॉक्टर दीपक शर्मा, जी पहले तो मुझे ना अभी दिखाई नहीं दे रहा, इसमें आ नहीं रहा मेरा, ना पिक्चर आ रही है ना कुछ आ रहा है इसमें। सर, हमें आप दिखाई दे रहे हैं आराम से, आपकी आवाज भी अच्छी आ रही है। अच्छा, जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत डॉक्टर आर कांत ने जो लेक्चर दिया है, एक्चुअली पूरी फार्मेसी आज इन्होंने बता दी है, और एक्चुअली इसमें जो एक एक सब्जेक्ट को इन्होंने लेकर के जो पढ़ाया आज हमें, और आज हमारे जो सीनियर मोस्ट डॉक्टर आर एन भाई जो इन्होंने इस लेक्चर की तारीफ की है, वाकई बहुत ही अच्छा डॉक्टर आर कांत का लेक्चर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आर कांत एलोंग विद डॉक्टर दीपक शर्मा और पूरी टीम के लिए, बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जहाँ तक आपने स्टैंडर्ड्स की बात कही, तो मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनको इस पर एक्शन लेना चाहिए, और गवर्नमेंट को अपने कुछ ऐसे स्टोर्स बनाने चाहिए जहाँ पे स्टैंडर्ड्स हों, जहाँ पे कोई भी मैन्युफैक्चरर जाए और बर्बेरिस सैकिफोलियम में कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड प्रोडक्ट लेकर के आए, और या जिनके पास भी वो स्टोरेज हैं उनके स्टैंडर्ड मेंटेन हो। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो डॉक्टर हैनीमैन सर ने प्रूविंग्स ली थी प्लांट्स की या बाकी सब चीज़ों की, उनकी जो केमिकल कंपोजिशंस हैं वो आज की डेट में बिल्कुल चेंज हो गई हैं। पेस्टिसाइड अब ज़्यादा यूज़ होने लगे हैं, अलग अलग क्लाइमेट्स भी अलग हो गए हैं, ग्रीन इफेक्ट्स आ रहे हैं, हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी होम्योपैथी आज 200 साल बाद भी बिल्कुल वैसे ही काम कर रही है जैसे करती आ रही थी। करेक्ट। जब हम डाइल्यूशंस की बात करते हैं तो ऐसे बहुत सारे मिनरल्स, केमिकल्स या ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो अब नहीं रहे या हमें शायद नहीं मिलते, लेकिन उसके बावजूद भी जो पोटेंटाइज मेडिसिन हैं वो स्टिल दे आर वर्किंग वेरी नाइसली और बिल्कुल वैसे ही इफेक्ट देती हैं जैसे अब से 200 साल पहले देती थी। ये होम्योपैथी की एक विशेषता है, क्योंकि बाकी सभी सिस्टम्स में कहीं ना कहीं अपग्रेडेशन होते हैं, कोई चीज़ एक्सपायर हो जाती है, बहुत सारी मेडिसिन बंद हो जाती हैं, बहुत सारी मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स भी आने लगते हैं, लेकिन हमारी आज की किसी भी मेडिसिन के कोई भी ऐसे नियम में बदलाव नहीं आया। आर्सेनिक एल्बम के जो सिम्टम पहले थे वो आज हैं, जो सल्फर के पहले सिम्टम थे वो भी आज हैं, जो भी मेडिसिन उस समय प्रूव हुई उनके सिम्टम आज भी वैसे के वैसे ही हमें पेशेंट्स में दिखाई देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। स्पेशल थैंक्स डॉक्टर आर एन वाही सर, आपने इतना सब कुछ शेयर किया है। डॉक्टर कांत, मैं आपको सब कुछ शेयर कर दूंगा, ये हालांकि चैट में है सभी कुछ। और सर ने भी एक अच्छी बात कही है कि जितनी भी स्टैंडर्डाइजेशन है वो NABL सर्टिफाइड लेबोरेटरीज होनी चाहिए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी कंपनी से हम लोग मेडिसिन या किसी भी टाइप का कोई मेडिसिनल प्रोडक्ट खरीदते समय ये जरूर ध्यान रखें कि हम क्या ले रहे हैं, उसके क्या स्टैंडर्ड्स हैं। और जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने 2006 में बहुत सारी कंपनी से एक सर्टिफिकेट मांगा कि आपका जो ग्लोब्यूल्स है वो बहुत अच्छा है और उसी केमिकल कंपोजिशन हमें दे दीजिएगा, लेकिन अभी तक शायद कंपनीज प्रोवाइड नहीं कर पाई हैं। तो ये हमारी कुछ लैकिंग्स हैं, और हो सकता है कि मैंने उतना फोर्स ना किया हो या कंपनी को लगता हो कि डॉक्टर साहब को अगर नहीं देंगे तो भी क्या चलेगा। तो लेकिन ऐसे स्टैंडर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं, और इसमें सिर्फ मुझे लगता है कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जो हैं सिर्फ वही एक्शन ले सकती हैं, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का शायद ही थोड़ा कम रोल रहे, लेकिन फिर भी दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन इस पे जरूर काम करेगा। थैंक यू डॉक्टर कांत सर। डॉक्टर वाही सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? डॉक्टर RN वाही सर। डॉक्टर दीपक एंड डॉक्टर कांत, रियली आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया है, और थैंक यू सर। साथ साथ ये बहुत भी इम्पोर्टेंट है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे जो और प्रोफेशनल कोलीग्स हैं, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स, वो इस चीज़ को अगर मैं ये कहूँ कि अपने ग्रेजुएशन किया उसके बाद में वो एकदम से बंद करने के अंदर चला गया। फार्मेसी का टॉपिक तो है, लेकिन उसके ऊपर हम कितना ध्यान रख रहे हैं
हमें अपने आप को जब तक इम्प्रूव नहीं करेंगे तब तक हम तो फार्मेसिस्ट को भी प्रेस नहीं कर सकते। बाकी फिर भी देखिए सिस्टम दे हैव चेंज अ लॉट। मुझे मालूम है में कोई ड्रग रेगुलेशन भी नहीं थे और इम्प्लीमेंट हुए हैं, उसके बाद में क्वालिटी में चेंजेस आई हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ बेकार है, ऐसा नहीं है। जो आपने इशू रेज किए हैं वो बहुत ही वैलिड पॉइंट्स है, और मैंने शायद बीच बीच में कई कई जगह जो पॉइंट आउट भी किया है कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं या आती हैं। गवर्नमेंट लेवल के ऊपर तो अभी एक तो जहाँ तक सीशर्स भी इन्वॉल्व है इस काम में कि हमें यूनिफॉर्म यानी एफर्ट तो है कि वर्ल्ड वाइड यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइजेशन हो इन चीज़ों का, तभी नॉट ओनली दैट वो सबके इंटरेस्ट में रहेगी, इवन फॉर द एक्सपोर्ट एज वेल एज फॉर द इम्पोर्ट। और वहाँ से एक होम्योपैथी के मेडिसिन की क्वालिटी को एक रिस्पेक्ट भी मिलेगी। अब फाइनेंशियल पोजीशन सबके साथ आती है और ये चीज़ हर एक इंडस्ट्री के अंदर होती है कि छोटे लेवल के भी हैं, बड़े लेवल के भी हैं। तो उसके लिए जो है ये हमने इशू पहले भी कोशिश की है रेज करने की कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ये NABL सर्टिफाइड लेबोरेटरीज के लिए नॉर्म्स वगैरह जो है जो कि होम्योपैथिक फार्मेसी के लिए अवेलेबल हो पाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि कुछ भी क्वालिटी मटेरियल जो इस्तेमाल हो रहा है, मटेरियल जो इस्तेमाल हो उसके क्वालिटी सर्टिफिकेशन NABL सर्टिफाइड लेबोरेटरीज के थ्रू हो जाए। तो जो स्मॉल लेवल पे जो कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, उनका प्रोडक्ट भी जो निकल करके आएगा तो उसके अंदर एक एक्सेप्टेबिलिटी होगी। ये मेरा सुझाव है, मेरा कहने का है। और इस चीज़ के लिए हमें प्रोफेशनल से भी प्रेशर बार बार डालना चाहिए ताकि इंडस्ट्री भी महसूस करे कि भाई ये खाली है हमारे हम जैसे चाहेंगे वैसे नहीं हो, उनको एक लेवल मेंटेन करना है। जिस प्रकार देखिए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एनफोर्स हो चुका है, लेकिन दिल्ली में अभी तक कुछ भी उसके बारे में कोई प्रोग्रेस नहीं है, लेकिन ओवर द इयर्स वो आएगा ही आएगा। तो वही चीज़ है। और एज ए कंज्यूमर अगेन अगर हम देखें कि चाहे डॉक्टर हो या पेशेंट हो, सबको एक पूरा अधिकार है कि उनको क्वालिटी चीज़ चाहिए। ये पॉइंट्स हैं। और आपने मस्ट अप्रिशिएट डॉक्टर कांत कि आपने कितना जगाने की कोशिश करी है प्रोफेशन में, और मैं इस चीज़ को बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। डॉक्टर आर्यन भाई सर, डॉक्टर कांत के साथ मैं पिछले 2-2.5 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और मैं जब भी इनसे मिलता हूँ तो हमेशा फार्मेसी के बारे में कुछ ना कुछ बातें सीखता हूँ। और इनकी खास बात है कि ये हमेशा जो सच है वो बोलते हैं और हमेशा वो चीज़ें होम्योपैथी के लिए अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कांत सर। मेरी बदकिस्मती है कि मेरी अभी तक इनसे मुलाकात नहीं हो पाई है। अरे सर आज का जो आपका यानी जो मीडियम है जी, इसके थ्रू ही सही, लेकिन एटलीस्ट रियली आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड जी। प्रोफेशन की तरफ से वॉइस रेज होनी भी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब मैं डॉक्टर कांत सर, आपको हम दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से एक सर्टिफिकेट देना चाहते हैं जो हमारे पैटर्न VP सिंह सर और पूरी दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से है। इसके बाद हमारे पास आज फिटफुल फ्राइडे क्विज के विनर भी हमारे साथ हैं, तो प्लीज़ कहीं नहीं जाएंगे। मैं सबसे पहले शेयर करता हूं सर डॉक्टर आरकांत सर आपका सर्टिफिकेट। ये हमारी तरफ से दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से आपको एक छोटा सा सर्टिफिकेट है। प्लीज़ इसका प्रिंट मत निकलवाइए, इसकी हार्ड कॉपी मैं आपको खुद दूंगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ थोड़ा सा वेट करिए, हम जरूर 1 महीने 1.5 महीने के अंदर आपको ये सब दे देंगे। अब बात अगर इजाजत दी तो मैं अब छुट्टी ले सकता हूँ? सर बस 1 मिनट और सर, 1 मिनट और प्लीज़। अच्छा। अब मैं चाहता हूँ कि आप सब लोगों को फिटफुल फ्राइडे का मतलब है कि हम लोग एक क्विज ऑर्गेनाइज करते हैं हर फ्राइडे को दोपहर 12 बजे। हम लोग अपने सोशल मीडिया पर एक क्विज डालते हैं और जो भी उसके विनर हैं हम उसको CME में अनाउंस करते हैं। तो जो फरवरी की फिटफुल फ्राइडे की विनर हैं वो मेरी अपनी स्टूडेंट है डॉक्टर याशिका अरोड़ा। और डॉक्टर याशिका अरोड़ा का इंट्रोडक्शन देना तो मतलब मुझे लगेगा कि छोटा हो जाऊंगा मैं। तो डॉक्टर याशिका अरोड़ा दिल्ली में नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से है। और कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर याशिका फिटफुल फ्राइडे के विनर के लिए। और ये जो क्राइटेरिया है फिटफुल फ्राइडे के विनर्स को चूज करने के लिए वो ये होते हैं कि जो भी सबसे पहले अटेम्प्ट करता है और सभी क्वेश्चंस को ठीक करता है। तो डॉक्टर याशिका अरोड़ा इस बार सबसे आगे रही है। तो डॉक्टर याशिका अरोड़ा
आपके लिए जो सर्टिफिकेट है वो दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से वो ये है। तो डॉक्टर याशिका अरोड़ा, मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन सभी को दें, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शायद अभी आपको सुनना चाहते हैं। डॉक्टर याशिका। एक मिनट, डॉक्टर याशिका अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। Thank you so much, sir, for being so generous and awarding me with the certificate. It's like I don't want to introduce myself. I'm happy to be with you on this platform. Like obviously, so you have been an inspiration always for us and all the Dr. Khan sir, Dr. Wahi sir, and all the members of DHMA, Dr. Shweta ma'am, and everybody. You have been with us throughout. They have been with me throughout and always supporting me and motivating me to do something good, to do something better for homeopathy. So I am thankful for this appreciation from your end. And these steps is always a motivating factor for all the homeopaths. Like they're always there are people who always find out ways to participate in such things, and these extracurriculars must go on always. So thank you so much, sir, for this for awarding me with for this February month. Thank you, sir. Thank you, DHMA. Thank you, Dr. Yashika Arora. Thank you so much. Thank you for being with us. Thank you. So अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारे पैटर्न सर हैं डॉक्टर वीपी सिंह सर, वो प्लीज सभी का धन्यवाद करें। हमारे सभी DHMA के मेंबर और बाहर से आमंत्रित हमारे सभी सदस्य, स्वागत के साथ में आज डॉक्टर आर कांत के लेक्चर को सुनने के बाद में आज मैं सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप सबने अपना बहुत कीमती वक्त DHMA के उत्थान के लिए दिया और डॉक्टर आर कांत का लेक्चर से आप लाभान्वित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि जो लोग भी इसकी रिकॉर्डिंग चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल रहेगी और सभी के लिए ओपन है, कोई दिक्कत नहीं। अगर लेकिन कुछ ऐसे लेक्चर्स, कुछ ऐसे वेबिनार्स हैं जो सिर्फ मेंबर्स के लिए हैं, तो अगर कोई भी मेंबरशिप लेना चाहता है तो प्लीज़ हमारी वेबसाइट www.dhma.in पर जाएं, बिकम ए मेंबर का सेक्शन चूज़ करें। छोटे से स्टेप हैं, प्लीज़ फॉलो करो। कोई दिक्कत आएगी तो मुझे 9711153617 पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। तो सभी मेंबर्स का धन्यवाद। स्पेशल थैंक्स टू हमारे स्पीकर डॉक्टर कांत सर, डॉक्टर RN वाही सर और हमारे पैटर्न सर डॉक्टर वीपी सिंह सर, प्रेसिडेंट, और मेरी सभी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जितने भी मेंबर्स जो भी नए हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग आपसे फिर जल्दी मिलेंगे एक और एक्साइटिंग लेक्चर पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर।